अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 98 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। सीरियस गोल्फ क्लब कितने बच्चों ने ट्राई किया? मुझे वो बच्चे बस हाथ खड़ा करके दिखा दें। पिछली क्लास में ज़्यादा बच्चों ने किया, पता नहीं अब वो कैसे कर लेते हैं, पता नहीं, वो भी इसी मुल्क में ही थे जिसमें आप थे। ठीक है, लेम एक्सक्यूज़ेस मत दिया करें। आप लोगों के सामने एक ज़िंदगी में टारगेट पड़ा हुआ है। जिसके सामने टारगेट होता है वो ऐसे लोग भी हमने देखे जो मोटरसाइकिल को ऑन करके उसकी बत्ती पे भी पढ़ लिया करते थे हमारे ज़माने में। ठीक है, एक्सक्यूजेज उस वक्त के हिसाब से वो भी ऐसा ही होगा मुश्किल। ठीक है, आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा स्केड्यूल रखना होता है, पढ़ना होता है। ये तो फर्म के अंदर आप जब 9 से 5 काम करोगे तो कहोगे हमने तो काम कर लिया, हालांकि उसके बाद का रात को 2 बजे भी छुट्टी करके फर्म से आना होता है, तो पढ़ना होता है अगर आपने क्वालिफाई करना है तो। ये एटीट्यूड वाला बच्चा तो 100 वहाँ पे भी मामलात घड़ लेगा अपने लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहरहाल जिसने ट्राई किया या नहीं किया, पिछली क्लास में मैंने कहा ये सोल्यूशन मैंने परसों आपके लिए बनाया था, कबूल है? उन्होंने कहा नहीं कबूल, तो फिर मैंने ये सवाल करवा दिया। ठीक है जी। बेटा ट्रायल के अंदर पेड की फिगर ही आती हैं, ट्रायल के अंदर पेड की फिगर ही आती है। देखो अगर आपने कोई रेंट पे किया तो उसकी एंट्री की रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपये से। ठीक है जी, और ये रेंट एक्सपेंस जो है ये क्लोजिंग बन गया और ये चला गया ट्रायल में, तो ये मतलब होता है पेड की फिगर का। कुछ एक चीज़ें इस तरह से होती हैं। अब इनकम्स एक्सपेंसेस ही ऐसे हो सकते हैं ना। अब आप स्टॉक के बारे में कहोगे वो पेड की फिगर है, तो वो तो एसेट है भाई, तो एसेट लायबिलिटी के बारे में पेड की फिगर नहीं कही जा सकती। इनकम्स एक्सपेंसेस के बारे में पेड या रिसीव्ड कहा जा सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, इनकम्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं, तो वो पेड या पेएबल निकला करते हैं। ठीक है, एसेट के बारे में आप कह सकते हैं ये फिक्स एसेट पेड है, नहीं वो फिक्स एसेट है क्लोजिंग, लेकिन रेंट पेड है, इलेक्ट्रिसिटी पेड है, हो सकता है ना हो। यहाँ पे तो ये सेम है ना फिगर्स, तो यहाँ पे लेकिन क्लोजिंग तो 1.486 में आ रही है। बेटा रेंट एक्सपेंस में क्लोजिंग 1.4 का मतलब 1.4 आपने पिछली बात अब उठा ली है, कहाँ है? 19.6 है। ये क्लोजिंग कैसे बना? हमने ये इन केस इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन हम यही कहते हैं कि जी साल के दौरान ये एंट्री हुई है, उसने एक्रूअल की एडजस्टमेंट की होती। बेटा चुप कर जाएं, किसी और का सवाल कब भी आपका ही होता है। अगर उसने एडजस्टमेंट की होती क्लोजिंग में तो ये लाइन ना दी होती कि रेंट आउटस्टैंडिंग है 1.4। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हुई होती तो फिर ये क्लोजिंग एडजस्टमेंट में ना होता, बल्कि ट्रायल के अंदर ये काम हो चुका होता। ये आउटस्टैंडिंग है कितना? 1.4, तो एक्सपेंस कितना है? 21। ये 21 ट्रायल के फेस में डेबिट साइड पे नज़र आता और ट्रायल के फेस पे क्रेडिट साइड पे 1.4 पेएबल नज़र आता अगर ये काम हो चुका होता तो। ठीक है ना, तो जब एक्रूअल प्री पेमेंट क्लोजिंग एक्रूअल क्लोजिंग प्री पेमेंट ट्रायल के फेस में नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक्रूअल की एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो फिर सिर्फ क्या हुआ है, ये एंट्री नहीं हुई और यही उठाकर ट्रायल में लिख दिया गया है और एडजस्टमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। ठीक है, ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट था। वैसे ट्रायल में जो उस्ताद कहते थे कि पेड की फिगर आती है। ठीक है, और ये बात मैंने एक्रूअल प्री पेमेंट के टॉपिक में आपको इसी तरह से समझाई भी थी, वहाँ पे हमने जब ट्रायल से बात जो है वो उठाने की चीज़ें उठाने की बात की थी। ठीक है, एनीवेज अच्छा जी, मैं काफ़ी सीरियस हुआ था, आपने मुझे फिर नॉन सीरियस कर दिया। कहाँ है सीरियस जी? अकाउंटेंट ऑफ सीरियस क्लब वॉज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ fraud charges and you have been assigned the task of preparing the accounts for the year 31 दिसंबर 20। तो बच्चों ये जो है ना असल में सिंगल एंट्री के जाने के बाद आई कैप उसका जो दुख और फिराक महसूस करता है तो इनकम एक्सपेंडिचर में उसके असरात नज़र आते हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री के टॉपिक में ऐसे काम होते थे जो अब इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ये होकर आ सकता है। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरह का मामला आएगा तो आपको पता है कि जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा शक होता है वो कैश एंड बैंक ही होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है, वरना एसी यहाँ लगा हुआ है उतार के अगर अकाउंटेंट ले जाए तो उसी वक्त पता लग जाएगा, लेकिन कैश की दराज से आहिस्ता आहिस्ता कैश निकल रहा है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो ऐसी सूरत के अंदर हम कैश या बैंक का जो लेजर होता है, कैश और बैंक का अगर इकट्ठा बनाएंगे, मैंने कहा था इकट्ठा बनाना है हमने, उसकी वजह यह है कि इस सारे सवाल में रिसीट्स पेमेंट्स के बारे में ये नहीं बताया गया था कैश वाली कौन सी है बैंक वाली कौन सी है। हालांकि ओपनिंग में उसने बताया था कैश और बैंक है, क्लोजिंग में बताया था कैश कोई नहीं है और बैंक में पैसे हैं, तो दोनों मौजूद कैश और बैंक, लेकिन पूरे सवाल में रिसीट्स पेमेंट्स के साथ कहीं ये नहीं लिखा हो कौन सी कैश वाली है कौन सी बैंक वाली है, तो हमने फिर कंबाइंड अकाउंट बनाना था कैश एंड बैंक का, जिसे रिसीट एंड पेमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिसीट एंड
पेमेंट अकाउंट जब हमने बनाना है या कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है तो उसमें सारी चीज़ें आसपास से लेकर आनी है, पूरा सवाल ख़त्म करना है और फिर एंड पे जाके चेक करना है कि वो बैलेंस हो रहा है या नहीं। अगर बैलेंस हो गया तो हम कहेंगे बेचारे को वैसे ही निकाल दिया, और अगर नहीं बैलेंस होगा और क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई तो हम कहेंगे अच्छा ये पैसे देखो ना, सारा कुछ तो हमने लिख लिया, ये पैसे यहाँ से आए, ये पैसे यहाँ पे गए, इतने क्लोजिंग में भी पड़े हैं, तो बाकी कहाँ गए? वो बाकी जो क्रेडिट हो रहे हैं कैश अकाउंट से उनके अगेंस्ट डेबिट कोई नज़र नहीं आ रहा, तो वो डेबिट फिर अकाउंटेंट की जेब में हुए थे, खामोशी से। ठीक है ना? तो ये तरीका होता है इन सवालों के अंदर, ये कैश को हम एंड पे कैलकुलेट किया करते हैं, बैलेंसिंग किया करते हैं। ठीक है, अच्छा चले, अब रिक्वायरमेंट थी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हमने ये पढ़ते ही 31 दिसंबर 20 के लिए ये पढ़ते ही हमने ये फॉर्मेट बना लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम्स और एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट के अंदर फंड्स हैं, भाई ने वो भी मिटा दिया। ठीक है, ओपनिंग जनरल फंड जज्बात में आगे लगता है आज, इसको भी रख लो इधर अपने पास, ये ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से उठा लूँगा जी। यहाँ पर आता है ओपनिंग जनरल फंड, ऐड करते हैं हम सरप्लस, ये लिख देते हैं, अगर बाद में कहीं डेफिसिट कभी आ जाए सवाल में तो यहाँ पे स्लैश डाल के माइनस डेफिसिट लिख देंगे, मसला कोई नहीं। ठीक है, और क्लोजिंग जनरल फंड। फिर सवाल जो आपने घर पे कम से कम पढ़ा तो होगा ही, उसमें एक स्पेसिफिक फंड भी था, रिपेयर मेंटेनेंस फंड, तो उसके लिए मैंने एक लाइन छोड़ दी। तो आप नहीं भी समझ आती पढ़ते हुए सवाल तो कोई मसला नहीं है, जब भी आप फंड्स के अंदर ओपनिंग जनरल फंड के बारे में, जनरल फंड के बारे में लिखो, ओपनिंग प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग, तो नीचे 2 लाइनें वैसे ही एहतियातन छोड़ दिया करो। फिर लायबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट भी और करंट भी, फिर एसेट्स हैं, नॉन करंट भी और करंट भी। ये फॉर्मेट हमने बना लिया सवाल शुरू करने से पहले। ठीक हो गया जी? उसके बाद सवाल में उन्होंने गोल्फ किट्स खरीद कर बेचने का कारोबार किया था। गोल्फ किट, बहुत से बच्चे घर पे उसको शर्ट समझ रहे होंगे, तो फिर किराए पे भी दे रहे हैं, बेच भी रहे हैं, शर्टें किराए पे देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गोल्फ किट कहते हैं उस पूरे बड़े सारे बैग को जिसके अंदर गोल्फ खेलने का पूरा सामान मौजूद होता है। ठीक है, उसको गोल्फ किट कहते हैं। तो वो किट वो ख़रीद कर बेचते भी हैं और ख़रीद कर किराए पे भी देते हैं। ठीक है, तो ये एक काम हो रहा था। जो ख़रीद कर बेचते हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, और जो ख़रीद कर अपने पास रखते हैं और किराए पर देते हैं, तो ये वाली गोल्फ किट जो ख़रीद कर बेचने के लिए रखी है इनकी इन्वेंट्री कहलाएगी, और जो ख़रीद कर किराए पे देते हैं वो नहीं, वो फिक्स्ड एसेट होता है। सादा बात, मैंने जनरेटर ख़रीदा, मैं जनरेटर सप्लाई करता हूं, लोगों को ख़रीद कर बाहर से इंपोर्ट करके आगे बेचता हूं। मैंने जनरेटर ख़रीदे बेचने के लिए, तो ये जनरेटर मेरे लिए क्या है? इन्वेंट्री। लेकिन कुछ जनरेटर मैं किराए पे अपने पास ही रख ली और किराए पे देता हूँ, वो वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और किराया लेता हूँ, तो ये मेरा फिक्स एसेट है और मुझे उनसे रेंट आ रहा होता है। ये बात समझे हो? तो जो गोल्फ किट्स मैंने बेचने के लिए यहाँ पर रखी हैं वो इन्वेंट्री है, और जो गोल्फ किट्स मैंने बेचने के लिए नहीं रखी बल्कि किराए पे देने के लिए रखी हुई हैं वो मेरा फिक्स एसेट है, और उसको मैं किराए पे देता हूँ, मुझे उससे रेंट आता है। किटें वापस आ जाती हैं, मैच मूच खेल के लोग दे जाते हैं, किराया भी दे जाते हैं, फिर किसी और को दे देते हैं, फिर किसी और को दे देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपने किराए पे दी हुई है, तो एसेट तो आपका ही है, वो आपका एसेट है, उससे क्या आता है? किराया। तो बिल्कुल ऐसे ही ये गोल्फ किट है जो रेंट पे दी हुई है, ये आपकी ओनरशिप में आपका एसेट है, किराए पे देते हो, उससे किराया आता है, और जो बेचते हो वो आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, बहरहाल इस सवाल के अंदर पढ़ते हुए आपको पता लगा होगा कि इन्होंने गोल्फ किटें खरीद कर कुछ बेची भी हैं, कुछ कम से कम पढ़ा सवाल, वो हाथ खड़ा करें, पढ़ा तो था, 2-3 हाथ बड़े हैं, यानी कि सर को कह देंगे बिजली नहीं थी, बस बात ख़त्म हो गई ना, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, ना वो गर्मियाँ हैं ना कुछ। तो बहरहाल ये एटीट्यूड सीए करने वालों का नहीं होता। अब आप देख लें, अभी चले, ये टेस्टर सही अल्लाह की तरफ से आया था, अभी तौबा कर लें और आइंदा के लिए इरादा कर लें कि ऐसी कोई चीज़ से हमने नहीं रुकना, जो काम करना है वो करना है। ओके, अच्छा, एटीट्यूड बदलें। अच्छा जी, तो ये फॉर्मेट हमने बना लिया, और इस फॉर्मेट में भाई मुझे फॉलो नहीं करना, ठीक है ना आमिर भाई? अच्छा, इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी सिर्फ बना लेनी है, बाकी ज़रूरत के हिसाब से बनने, ये पिछली क्लास के बने हुए, मैंने सिर्फ मिटाने नहीं दिए ताकि थोड़ा सा टाइम बच। ठीक है, सवाल को शुरू करते हैं करना। पूरे सवाल में कहीं ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं थे। ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए ना तो बड़ी सहूलत हो जाती है, लेकिन हम तो अब मुश्किल से मुश्किल सवाल भी कर रहे हैं। सिंगल एंट्री के सवालों की ऐसी ही अप्रोच हुआ करती थी। ठीक है, तो अकाउंटेंट को टर्मिनेट कर दिया है, और यू हैव बीन असाइंड, आप लोगों को जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, अब क्या पैसे मिलने हैं आपको अगले दिन?
आपको इस असाइनमेंट की अगर आपको मिली है तो आपको काम मिला था, आपने काम नहीं किया तो देख लो। यू वर असाइंड येस्टरडे टू प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20, बट बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी तो आपने काम नहीं किया, ठीक है। रोटी नहीं खाई कल, बिजली नहीं थी, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, नींद नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हुआ, सिर्फ पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ काम नहीं हुआ, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ CGC हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट 1, कैश एंड बैंक बैलेंसेज ऑन यकम जनवरी 20 साल के पहले दिन अमाउंटेड टू 0.5 एंड 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कैश 0.5 था, बैंक 2 मिलियन था। हाउएवर एट 31 दिसंबर देयर वाज नो कैश एंड 4.2 मिलियन वाज इन द बैंक। तो पॉइंट 1 में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग कैश का गिवन है, एज इट इज लिख देते हैं कैश और बैंक का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल जाते हुए सवाल को थोड़ा ऐसे गो थ्रू करते हुए कि रिसीट पेमेंट्स तो बहुत सारी गिवन है, लेकिन रिसीट पेमेंट्स कैश वाली हैं या बैंक वाली ये नहीं बताया हुआ, तो फिर हम कैश और बैंक का इकट्ठा अकाउंट बना लेंगे। तो कैश एंड बैंक, ठीक है जी, कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, ओपनिंग इकट्ठा करके 0.5 प्लस 2, यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, लेकिन सवाल मैंने थाउजेंड में किया, ठीक है ना। तो ये बन गया 2.5 यानी 2500। थाउजेंड में सवाल करेंगे, ये सिर्फ मैंने लिख कर बता दिया कि ये दोनों को ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। और क्लोजिंग 4.2 है यानी 4200। डन जी, चलें, पॉइंट 1 इज ओवर। जो 2 पॉइंट्स में मसला था ना, बल्कि 2 में भी नहीं, मैं कहूंगा थोड़ा सा सोच विचार कर लें तो पॉइंट नंबर 5 में ही थोड़ा सा मसला निकलता था, बाकी सारे पॉइंट्स में पहले करूंगा, उसको एंड पे करूंगा। और यही तरीका आपको सिखाया हुआ है। और सवाल इस तरीके से भी इसीलिए करूंगा कि सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी आ जाती होती है, परेशानी होती है, जो आता है काम वो करना है, उसमें गुंजाइश नहीं रखनी, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, सब्सक्रिप्शन। Members are required to pay 3 years subscription in advance upon admission renewal। मतलब कि 3 साल के पैसे ले लेते हैं, 3 साल बाद फिर जब वो आते हैं तो हम कहते हैं चलो जी अब मेंबरशिप रिन्यू कराओ, 3 साल के फिर पैसे दो, ये लिखा हुआ है। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी मेंबर आते हैं उनसे 3 साल के पैसे ले लेते हैं और हर 3 साल बाद फिर उनको आने पर ये कहते हैं अगले 3 साल के पैसे, यानी एडवांस में पैसे लेते हैं, ठीक है। फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम मेंबर्स ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर। जिंदगी फिर आसान कर दी उन्होंने कि जिस दिन मर्जी आए साल के दौरान हमने उस साल की सब्सक्रिप्शन उससे पूरी की पूरी लेनी, और ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड आर एज अंडर, ये पैसे आए हैं तो ये सारे पैसे 2020 में हम खड़े हैं ना, 2020 में खड़े, तो ये सारे पैसे 2020 में आए हैं, रिसीव्ड। ऐसे नहीं लिखा उन्होंने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020, उन्होंने कहा नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 18 में, 19 में और 20 में अलग अलग, ठीक है। अच्छा, ईयर गिवन है, नंबर ऑफ मेंबरशिप्स गिवन है और 3 ईयर सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। ये 60,000 रुपया 2018 के अंदर एक साल की सब्सक्रिप्शन नहीं है, यानी एक साल की 20 रही होगी, यहाँ पे एक साल की 25 रही होगी, यहाँ पे एक साल की 30 हुई है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये 3 साल की इकट्ठी गिवन है। अच्छा, अब 2020 के अंदर तो सिर्फ 160, मैंने अगली बातें भी नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ा हुआ सवाल उनको पता होगा आगे कुछ बातें हैं। बहरहाल 2020 के अंदर 160 मेंबरान का पैसा आना है, बोलो, यानी हमारे कैश एंड बैंक में जो डेबिट होना है वो सिर्फ ये वाला कैश होना है। तो फिर ये क्यों दिया होगा भाई? ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस भी ऐसे ही निकलने थे। अगर आपने 18 में खड़े होकर 3 साल के पैसे लिए थे तो 18 की सर्विस 18 में दे दी, 19 की सर्विस 19 में दे दी। अब 20 में खड़े हो तो 19 के एंड पे एक साल आपने इनको सर्विस देनी थी। जो 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग बनता था, 31 दिसंबर 19 तक इनको 2 साल की सर्विस 18-19 की दे चुके थे, 1 साल की बाकी थी ना। ये 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग एडवांस था, हमारा साल 20 है ओपनिंग एडवांस। फिर 19 वालों को सिर्फ 19 के साल की आपने 31 दिसंबर 19 तक सर्विस दी हुई थी, इनके 2 साल की सर्विस क्लोजिंग एडवांस थी 31 दिसंबर 19 में, जो हमारे साल को ओपनिंग एडवांस बनेगी, ठीक है। ये तो हो गया ओपनिंग एडवांस। फिर इस साल में ये रिसीव कर लिया हमने। अब इस साल के एंड पर ये तो फारिग हो गए, 18, 19, 20 के एंड पर इनके तीनों साल पूरे हो गए, लेकिन इनका अभी भी एक रहता होगा। तो इनका 1 साल क्लोजिंग एडवांस, इनका 2 साल क्लोजिंग एडवांस। तो इसका 1 साल ओपनिंग, इसका 2 साल ओपनिंग एडवांस, और फिर
ये गया, इसका 1 साल क्लोजिंग और इसका 2 साल क्लोजिंग एडवांस। वो ठीक है, ये बात समझ आई है, हो जाएगा ना ये काम। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है वैसे तो हमारी तरतीब क्या है, जो भी आता है उससे पहले 3 साल के पैसे एडवांस लेते हैं, उसके बाद फिर अगली बात होती है। लेकिन कोई हमारे ट्रस्टी साहब एक थे, उनके बड़े भाई थे, उनके कुछ दोस्त भी थे, तो हमने स्पेशल परमिशन पे 2020 में 10 मेंबर्स को अवार्ड की मेंबरशिप ऑन स्पेशल परमिशन, बट दे हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन टिल ईयर। बात समझ आई? 2020 में 10 मेंबर्स को मेंबरशिप अवार्ड की स्पेशल परमिशन पर। देखा स्पेशल परमिशन का यही होता है। बात समझ आई है? 10 बंदों को स्पेशल परमिशन पे सब्सक्रिप्शन दे दी, पैसे नहीं लिए और ईयर एंड हो गया, अभी तक भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो ये क्लोजिंग डेट पर फिर क्या होगा? देखो ना, हमने मेंबरशिप दे दी मतलब 20 में सर्विस दे ली, इन 10 बंदों ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो क्लोजिंग में यहाँ पे क्या निकल रहा है? रिसीवेबल। तो ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस यहाँ से निकल रहा था, ओपनिंग रिसीवेबल कोई नहीं है, रवाज ही नहीं था, सिर्फ इस साल में एक स्पेशल केस आया, तो ये अभी तक क्लोजिंग में रिसीवेबल है। लेकिन साथ ही अगली लाइन आई और उसने पैरट्स उड़ा दिए। हमने जैसे ही ये बात हमें पता चली, पैरट्स तो उसी वक्त उड़े, तभी तो फिर टेंशन शुरू हुई। आफ्टर ईयर एंड, मतलब साल एंड होने के बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने बैठे, ये जब इंफॉर्मेशन लेके मैनेजमेंट आपको दे रही थी, तो मैनेजमेंट को पता चला, 5 मोर मेंबर्स ने बताया, 5 मोर मेंबर्स इन्फॉर्म्ड दैट दे हैड पेड द 3 ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन दीज। इन्होंने भी पे किया है। इट वॉज फाउंड आउट दैट अमाउंट वॉज मिसअप्रोप्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट। यहीं से तो पैरट्स उड़े थे, तोते उड़े थे। हमने कहा तो अड्डा पल्ला हो जाए, यानी कि 160 का रिसीव हुआ है, लेकिन दरअसल दिए थे पैसे 165 ने। ठीक है, तो 160 नहीं, फिर 165 के बारे में हम ये चीज़ कहेंगे, इसको +5 करना चाहिए। अब आप कहोगे सर इन 5 का तो पैसा रिसीव ही नहीं हुआ। भाई उन्होंने तो दे दिए हैं पैसे। एंट्री यहां पर मैं करूं 160 की, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 160 की अगर करूं, और 5 की तो फिर बाद में यही करनी है ना, 5 की एंट्री भी तो बनेगी, तो यही कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन वो अलग बात है कि ये 5 जो यहां पड़ा, ये यहां से निकल कर हमारे खर्चों में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये यहां से निकल कर अकाउंटेंट के जेब में गया। ठीक है ना? तो यहां पर 160 की बजाय इस साल 165 का कैश डालेंगे। जब एंड में बैलेंसिंग निकालते हैं ना, तो ये 5 वाला भी वहां शामिल हो जाएगा। इस बात से इत्तेफाक करते हो? क्योंकि पे कितने बंदों ने किया एज अ सब्सक्रिप्शन? 165 ने। वो अलग बात है कि 160 की रिसीव हुई और 5 की। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं जी। सवाल खत्म हो गया, सवाल बल्कि पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई? मैंने कहा नहीं समझ, तुमने कहा नहीं समझ आ गई है। नहीं समझ आ गई है या समझ आ गई है? समझ आ गई है, ओके। लग समझ जाएगी आगे जाके। अच्छा, ये भाई मुफ्त के नंबर हो गया। थोड़ा सा इसको 2 बार पढ़ना था, तीसरी बार इसने आपको घुटने टेक देने थे आपके सामने और कहना था हाँ हाँ ठीक है ये लो मेरे नंबर। ऐसे नंबर जैसे वो गेम खेलते हैं ना, वो फाइट हो रही है, फाइटर एकदम से वो अगला भाई मरता है और आगे से सिक्के निकल आते हैं। ये ऐसे ही होती है एडजस्टमेंट। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो ऐसे वो एडजस्टमेंट मार जाती है और ऐसे नंबर निकल आते हैं। चलो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले तो 2020 का कैश रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन 165 के साथ। ठीक है, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम में 165 इंटू 90 जी, कितना? 14850 से इधर देखो, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, कैश एंड बैंक से इधर लिख लो, बल्कि इधर की बजाय ना, इधर जगह तंग है, आगे भी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम जी। 165 इंटू 90 जी। कहीं एक तरफ वर्किंग शो करनी होती है ना, यहाँ कर दी। ठीक है, अब कैश एंड बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। ठीक हो गया? घपला हुआ है, 160 लिखो फिर 5 भी लिखो, तो एक ही बात है ना, 165 लिखोगे। और इधर पैसे तो
भाई उसने जो हाथ फेरा है पैसों पे, उनमें ये ओपनिंग भी शामिल था, उनमें ये सब्सक्रिप्शन भी थी, कोई सेल भी आई होगी, कोई और कैश भी आया होगा और कुछ खर्चे भी हुए होंगे और बीच में उसने भी कुछ पैसे में हाथ मारा हुआ है। तो हम तो कैश अकाउंट पूरा बना रहे हैं, ठीक है, एंड पे फिगर निकल आएगी बैलेंसिंग। ओके, अच्छा जी, अब आसान वाला काम क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस निकाल लो। तो जल्दी से कैलकुलेटर पे निकालो, फिर मैं लिखूंगा, पहले आप लोग निकालो, शाबाश, जल्दी से कैलकुलेटर पे निकालो। ओपनिंग एडवांस पहले निकालना चाहोगे या क्लोजिंग? ओपनिंग। 18 का 100 इंटू 60 इंटू 1/3 ना 20 करना है, 20 करना है। मैंने पिछली क्लास में तो बटे लगाए हैं, दोनों तरह से कर लेते हैं जो पसंद आए। इधर देखो, ये 3 ईयर है तो डिवाइडेड बाय 3 बनता कितना है, ये 20,000 पर ईयर, ये 25,000 पर ईयर और ये 30,000 पर ईयर। तो ये 3 साल का है, अगर आप करें 100 इंटू 60 तो ये 3 साल का है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 कर लें, ये आपकी मर्जी है। या आप यूँ कहें 18 में जो पैसे आए थे वो 18 और 19 के हो गए, 19 के एंड पे 1 साल का पेबल है, ठीक है। तो मैं तो बटे लगाना चाहूँगा ताकि मैं ये बताऊँ 3 साल के पैसे लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ। तो 2018 में आपको कितने मेंबर्स ने पैसे दिए, 100 में कितने दिए, 60 दिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये टोटल कितने लोगों के पैसे हैं, कितने सालों के हैं, 3। हमने कहा इसमें से 2 की सर्विस हो गई है तो 1 रिसीव। ज़रा ये इस तरह से काम करते हैं ना एडवांस या रिसीवल निकालते हुए, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। जो ये ना करना चाहे वो 100 इंटू 20 भी कर सकता है, ये ऑप्शन है उसके पास। 100 इंटू 20 का भी आंसर क्या आएगा, 2000, और इसको भी करके देख लो 2000 ही आएगा, ठीक है। लेकिन चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये 3 साल का है, 1 एडवांस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, ये तो हैं 16 वाले, 19 वाले, सॉरी 18 वाले, साल मिक्स हो रहे हैं। 18 वालों का 1 साल ओपनिंग में एडवांस, 31 नवंबर 19 में क्लोजिंग एडवांस था, हमारा ओपनिंग बन गया। 19 वालों के क्लोजिंग डेट पर 31 नवंबर 19 या हमारे साल का ओपनिंग 19 वालों का 1 साल गुजर चुका है, 2 साल एडवांस है। तो 140 इंटू 75, तो 140 इंटू 75, ये भी 3 साल के हमने पैसे लिए हैं और 2 साल इसमें से एडवांस है, 31 दिसंबर 19 या 1 जनवरी 20 पर। कितना आंसर आता है, 7,000। ओके, 9,000 टोटल। अच्छा सुने, आप सुने, जिस बच्चे ने इस तरह नहीं करना उसने क्या किया होगा, 100 इंटू 20 प्लस 140 इंटू 25 इंटू 2, तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, ये ज़रा मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल, आपकी मर्जी है, मैंने ऑप्शन दिया आपको, ठीक है। ये क्या है जी कि इतने साल के पैसे बनते थे, 1 साल एडवांस, इतने के बनते थे 2 साल एडवांस, ठीक हो गया जी। बोलो, ब्रॉड डाउन 3.1 में 9,000, ठीक हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्लोजिंग एडवांस भी निकाल लेते हैं। क्लोजिंग एडवांस, अब क्लोजिंग एडवांस में इसका अभी भी 1 साल पड़ा होगा, ये तो गया, ये तो एक साल एडवांस तो ओपनिंग में, ये खत्म हो गया। इसके 2 साल ओपनिंग में एडवांस थे, 1 इनकम होगी तो 1 रह गया, ठीक है। और नए वाले फिर आ गए, ठीक है। तो पहले पुराने वालों को लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख दें इसको, नीचे जगह तंग हो रही है जी। कितना था ज़रा बताना, 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, ठीक है जी। उसके बाद प्लस 140 इंटू 75, ये 3 साल के पैसे थे, इंटू 2 साल एडवांस, तो 9,000 आ गया टोटल, ठीक है जी। अगले बार क्लोजिंग आ गया, ये तो फारिग 1 साल एडवांस तक गया, इधर से 2 रहते थे तो 1 अभी भी है। 140 इंटू 75, ये 3 साल के पैसे थे, इसमें से अभी भी 1 साल का एडवांस। और अब आते हैं अपने साल की तरफ, 160 जमा 5 165,
ठीक है, देखो जिन 5 लोगों ने पैसे दे दिए हैं ना और वो अकाउंटेंट ने रख लिए हैं, उनके पास उसका प्रूफ होगा, हमें सर्विस उनको देनी पड़ेगी। फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, उनको हमने कोई नहीं नुकसान पहुंचाना होता। ठीक है, उन्होंने कहा जी आपने ये चिट रखी हुई थी कि ये आपके पास होनी चाहिए जब पेमेंट करें, ये हमारे पास है, हमारे पास पेमेंट का प्रूफ है, आपको पैसे अगर नहीं मिले तो आपका कसूर है, इसलिए 165 के हिसाब से ही चल रहे हैं। सारे पैसे यहाँ फेंक देंगे तो फ्रॉड वालों में ये भी शामिल हो गए ना खुद ब खुद। ठीक है, अच्छा ये 165 लोगों के पैसे यहाँ पे फेंके हुए हमने। ठीक है जी, तो 165 लोगों ने 90 रुपीज़ दिए। अब ये भी 3-3 साल के थे, लेकिन 20 के साल में 1 साल सर्विस हमने दे लिया, 20 में रिसीव किए, 1 साल सर्विस दे ली तो अगले 2 साल एडवांस जी 13,400 ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग 3.2 13,400। ठीक है जी, मैं तो कहता हूँ ब्लू मार्कर दो यार, इसको भुगता ही देते हैं फिर। ठीक है जी, हाँ सॉरी मैं भूल गया। ड्यूरिंग 10 मेंबर्स वर अवॉर्डेड स्पेशल मेंबरशिप परमिशन बट दे हैड नॉट पेड। तो यहाँ पे आप बेशक रिसीवेबल ऐसे निकाल लो कि जी 10 लोग थे, उन्होंने नहीं दिया 20 की सर्विस के अगेंस्ट पैसा, तो अब सिर्फ 1 महीना यहाँ पे कर सकते हो। ये जो बटे लगा के मैंने निकाले थे ना, तो 30 पर ईयर यहाँ पे यूज़ कर लो, ये यहाँ पे ज़्यादा सिंपल लगता है। ठीक है ना, आप पूरे 3 साल जब रिसीवेबल बुक करना है ना, तो रिसीवेबल तो तब होता है जब हम सर्विस दे चुके हैं, अभी पैसे नहीं आए, तो सर्विस तो 20 की दी है ना इनको, तो 1 ही साल का रिसीवेबल था। तो यहाँ पे आप बेशक ऐसे लिख लो इंटू 30, ये ज़्यादा ईजी है जी 300। ठीक हो गया जी, डन चाहिए जी बेटा? नहीं बेटा नहीं, वो रिसीव्ड है, इन्होंने पैसे दिए ही नहीं है। ठीक है, पहली बात हमने कहा रिसीव्ड 160 हैं, उन्होंने कहा नहीं 5 और भी हैं, लेकिन वो भी रिसीव्ड थे, वो अलग बात है कि मिस अप्रोप्रिएट हो गए। तो 165 लोगों से पैसे आए हैं, इन 10 ने दिए होते तो ये अनपेड होते, रिसीवेबल क्यों होते फिर? ठीक है, नहीं है उसमें शामिल। ओके बेटा, रिसीवेबल तब बुक करेंगे जब सर्विस दे ले। ठीक है, एडवांस सिर्फ इस सूरत में आता है, उसूल इनके केस में उसूल ही बदल दिया है ना। एडवांस था, उन्होंने कौन सा रिटर्न, ऐसे तो आप रेवेन्यू का स्टैंडर्ड पढ़ोगे FAR 2 के अंदर जाके, वहाँ जाके फिर ये मसले मसाइल सामने आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा ही कर दिया रिटर्न कि ये होना ही होना है। ठीक है, बस उनको परमिशन दे, सर्विस दी है तो रिसीवेबल, पैसे नहीं आए तो, सर्विस दी है पैसे भी आ गए, कुछ ना करो, सर्विस नहीं दी पहले पैसे आ गए, पैसे आना इज द मसला, फिर एडवांस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कोई 3 साल का रिसीवेबल कैसे बुक कर सकते हो? रिसीवेबल का मतलब क्या है? सर्विस नहीं, कैसे लेने? ऐसे ही लेने, सर्विस दे दी है और अभी पैसे उन्होंने दिए नहीं है, तब रिसीवेबल। तो सर्विस कितने अरसे की दी है? 1 साल की रिसीवेबल, 1 साल का, अगले 2 साल की सर्विस तो दी ही नहीं, तो एडवांस में रिसीवेबल बुक कर ले, नहीं ये मुनासिब नहीं। ठीक है, कैश आने पे फंसे हम, कैश आ गया, सर्विसेज नहीं दी तो एडवांस, पिछले साल की सर्विसेज दे ली थी, नहीं पैसे आए, इस साल की भी दे ली, नहीं आए, अब 2 साल का रिसीवेबल, ये थोड़ा इस तरह से चलता है। ठीक है जी, इनखों में कितनी है? 10750, ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन इनकम, वर्किंग नंबर 3 10750। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग रिसीवेबल 300 है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी लिख लो। मैं कहता हूँ अब इसको ख़त्म करके चले ना, क्योंकि अब ये तरीका हुआ है जो पर्चे में लगाना है, वरना अभी तक सवाल ऐसे कर रहा था, मैं कहता रुक जाओ, मैं ज़रा सा विचार होता तो सवाल अलग से रहे, फिर बैलेंसिंग अलग चले। अब बैलेंसिंग आती है, आपको पता है एक चीज़ इनकम एक्सपेंस अगर निकला तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्लोजिंग ने बैलेंस शीट में जाना है, तो जो एडजस्टमेंट पूरी कर लो ना उसके नंबर ले लो, यही पेपर छीन ले तो ये नंबर तो मिल जाए, इसलिए अब जो एडजस्टमेंट पूरी हो जाए उसको पहुंचाते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो क्लोजिंग रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन इन एरियर या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और वर्किंग नंबर 3 में ही आपने वो इंटू किया तो दोबारा क्या करना, 10 × 30, वहीं पे वर्किंग 3 रेफर कर दो, 300। ठीक है, और क्लोजिंग एडवांस 13,400, इसमें थोड़ा मसला है,
हाँ जी, करंट भी है और नॉन करंट भी है, करंट भी है और नॉन करंट भी है। इधर देखो, ये जो आपने क्लोजिंग के लिए वर्किंग की है 3.2 की बात कर रहा हूं, दोनों ही लिख लेते हैं। 3.2 में वैसे क्या लिखा हुआ है? 3.2 में जरा बताओ क्या लिखा हुआ है, और बोलो ना क्या लिखा हुआ है? 140 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है जी? 165 इंटू डिवाइडेड बाय, उधर जगह नहीं बची इसलिए मैं यहां पे ले आया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1 साल है, ओहो, ये जो 1 साल है ये कौन सा है? ये क्लोजिंग एडवांस है ना, क्लोजिंग एडवांस लिखा है ना, ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 20 पे खड़े होकर ये 1 साल कौन सा है? जो 21 में सर्विस दे देनी है। इसका मतलब ये एक तो करंट लायबिलिटी हो गया, क्योंकि इसकी सर्विस 20 में दे लेनी है हमने, ठीक है। उसके बाद ये 2 साल हैं, जिसमें से ये अब 31 दिसंबर 20 पे है, एक 21 के अंदर सर्विस दे जाएंगे और एक की सर्विस 22 में देंगे, ठीक है। तो ये कितना बनता है वैसे, बाय द वे, वैसे ना 140 इंटू 75 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, 3500, ठीक है, 3500 ये बन गया। वैसे ऐसे करना नहीं है। और अगला 111, ये 1 साल लेना है। 165 इंटू 90 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 और 4950, ठीक है ना। ये दोनों आ गए, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखो आज तक तो ये करते आए कि वैसे दोनों निकल सकते हैं। टोटल कितना है? इसका टोटल कितना है? 13,400। इसमें से 4950 नॉन करंट है और बाकी सारा करंट है ना। अब आज तक यूं करते थे कि पहले करंट निकालते थे कि जी वो आसान है तो नॉन करंट बैलेंसिंग, लेकिन वैसे भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन आज देखो तो अगर करंट निकालना है तो 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। 140 इंटू 75 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 165 इंटू 90 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, ये करंट और बाकी नॉन करंट। तो आसान क्या लग रहा है? नॉन करंट पहले निकाल लें, ठीक है। तो नॉन करंट और करंट को बाइफरकेट करना है। टोटल है 13,400। मैं आया इधर और मैंने यहाँ पे आकर लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और मैंने पकड़ा इस वर्किंग को। देखो ये तो 1 साल क्लोजिंग एडवांस यही पड़ा है ना, ये 13,400 ऐसे निकला है ना। ये 1 साल का एडवांस है, मतलब अगले 1 साल में इनकम बन जाना है। ये 2 साल का है, जिसमें से 1 साल अगले में इनकम बनना है, 1 साल में नहीं बनना। तो फिर इस फ्रैक्शन में से एक मैं नॉन करंट बना लूँ तो ये आसान है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आकर लिखा उसी तरह से 165 इंटू 90, ये तो 3 साल के पैसे हैं। इसमें से 1 साल वो 22 में जाकर होना है इनकम में ट्रांसफर। हम 20 के एंड पे खड़े हैं तो 21 में भी ये इनकम नहीं बनना। कितना? 49, ये 4950 इधर आ गया। तो बाकी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपने करंट में डाल देनी है और यूं लिखोगे जी 13,400 टोटल था, 4950 करंट में, नॉन करंट में तो बाकी। तो जैसे मर्जी निकाल लो, दोनों को अलग अलग करना था बस, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। इसके साथ आप लिख सकते हो ये वर्किंग नंबर 3.2 से निकाला है आपने, ठीक है। मतलब 13,400 3.2 से निकला है ना। 13,400 पे से मैंने माइनस किया ना, ये तो मैंने वैसे ही वर्किंग करके दिखा दिया, ठीक है। ये जी सब्सक्रिप्शन की नंबर सारे ही पूरे हो गए, 1 2 3 4 नंबर। अगर एक एक नंबर की एक एडजस्टमेंट तो 4 नंबर आ गए, ठीक है। तो सिर्फ वही एडजस्टमेंट थोड़ी थी। चलें आगे। एडजस्टमेंट 2 टिक हो गई है। एडजस्टमेंट 3 तो ईजीएस्ट थी। GC हैड रिसीव्ड आ डोनेशन ऑफ 8 मिलियन इन 19, 20 में खड़े हैं, पुरानी बात है।
अगर इतनी बात होती, आगे कुछ ना होता, तो हम कहते बस ठीक है उसको इग्नोर करें, 19 में ये इनकम रिकॉर्ड हो गई होगी। लेकिन वो कहता है टू मीट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ इट्स गोल्फ कोर्स, टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आई पेशेंट्स, स्पेसिफिक डोनेशन। एंट्री होगी जब आएगा कैश डेबिट फंड क्रेडिट नाम के साथ, जो नाम होगा उसका। फिर जब खर्चे होंगे तो फंड डेबिट इधर फंड डेबिट कैश क्रेडिट, फंड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, जब जब खर्चे होते जाएंगे। ओके, अब यही वाला फंड था यहां पर। रिसीव किया उन्होंने डोनेशन, रिसीव तो उन्होंने 19 में किया है। इसका मतलब अगर मैं लेजर बनाऊं तो 2019 में मैं इसका नाम रखूंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, ऐसा ही है। तो 1 जनवरी 19 पर तो कुछ भी नहीं था ब्रॉड डाउन, ठीक है। फिर 19 में पता नहीं कब आए पैसे, कितने आए, 8 मिलियन, 8,000 लिखूंगा ना। फिर 19 के साल में आपने कुछ एक्सपेंस कर दिया, तो भाई जब आया तो एंट्री की हमने कैश डेबिट फंड क्रेडिट, जब जाएगा तब भी यही एंट्री करेंगे फंड डेबिट। आगे देखो, आउट ऑफ टोटल डोनेशन क्लब हैज स्पेंड 2.2 मिलियन इन 19 एंड 2.8 मिलियन इन 20। तो 19 में कितना खर्च कर दिया, 2200, तो ये 2200 फिर कैश में डेबिट हो गया। यानी इसके बारे में आपको ये बताया था कि इसका ना आना इनकम में जाता है ना इसका जाना एक्सपेंस में जाता है, बस बारों बार इसका हिसाब किताब चलाते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना आता है जी, लेकिन ये तो था 19, ठीक है। हमारी कहानी तो इससे आगे शुरू होनी थी, यहाँ से 1 जनवरी 20 पर ब्रॉड डाउन 58। लेकिन बच्चों ये नहीं करने बैठ जाना पर्चे में अब ये लेजर बनाओ, पागल थोड़ा ही हो कितना टाइम लगाओगे। ये काम तो अब हमने ज़रा डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हम आए इधर, हमने एक लेजर ओपन किया, नाम रखा उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, और यहाँ पे हमने आकर लिखा ब्रॉड डाउन। अब ये ब्रॉड डाउन कैसे निकलना है ज़रा इधर देखो। हमने कहा जी कि 8,000 टोटल रिसीव हुआ था 19 में, हम 20 में खड़े हैं, और 2200 उसमें से स्पेंड हो चुका था, तो फिर 5800 ओपनिंग में ये फंड पड़ा है। मजीद इसमें कोई बंदा मजीद इसमें पैसे और भी डाल सकता है, कोई और बंदा उसने कहा यार मेरी तरफ से भी रिपेयर फंड में पैसे डाल दो, तो यहाँ डाल देते। आज मेहताब वाला सवाल होगा ना, उसमें ऐसे ही होगा, फंड में मजीद पैसे डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल में नहीं डाले, बल्कि वो कह रहा है 20 के अंदर मजीद रिपेयर हमने करवाई इस फंड को यूज़ करते हुए। वो कितनी है जी, वो कितनी है भाई वो है जी 2.8 मिलियन, यानी 2800 रुपये। 20 के अंदर 2800 रुपये खर्च हुए, उसकी एंट्री बन गई रिसर्च एंड मेंटेनेंस फंड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। रिसर्च कह रहा हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, ठीक है जी। आप कहोगे ये पैसे निकल रहे हैं, इधर आ नहीं रहे, आए थे पिछले साल, वो इसमें फिर पड़े होंगे ना क्लोजिंग में, वो डेबिट्स क्रेडिट्स के बाद, ठीक है। आए तो पिछले साल थे, यूज़ अब होते रहेंगे, जब तक होते रहेंगे तो बैंक से क्रेडिट करते रहेंगे इनको, ठीक है। ओके, अब जी ये है कैश एंड बैंक। लो जी, इस लेजर की कहानी भी ख़त्म हो गई, इसका भी क्लोजिंग 3000, जी हाँ ये भी निकल आया। तो इसका ये 3000 जो है ये चला जाएगा यहाँ पे लाइबिलिटी से ऊपर बेटा, रिसर्च एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड वर्किंग नंबर 4। रिसर्च असल में ना मेरे दिमाग में वो अगला सवाल होमवर्क मेहताब वाले सवाल में ना रिसर्च फंड है, तो जब मैं वो सवाल जहन में लाया ना कि ये वहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो मेरे जहन में बार बार रिसर्च आ रहा है, तो होमवर्क में है सवाल, होमवर्क में, ठीक है। और अब वो 7 एग्जेक्टिव वाला वो तो अब आप कर ही डालेंगे आज तो आपने उसको उड़ा के रख देना, क्योंकि आप उससे बहुत एडवांस सवाल आप कर चुके हैं, तो उसको ट्राई करना है आपने। ओके, अच्छा जी, किधर था मैं, यहाँ था मैं जी, कितना 3000 जी, बिल्कुल फंड में लिखेंगे, ठीक है। बस एक बिल्डिंग फंड है, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको उठा के इधर ले आएंगे लाइबिलिटी में और अमोर्टाइज करने लग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ भी पड़ा रहे तो काम चलेगा, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, खैर इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत बहरहाल रिस्ट्रिक्शन जब खत्म हो जाए ना, जब रिस्ट्रिक्शन क्या थी, बिल्डिंग बनाओ, जब बन जाए तो बस फिर वो रिस्ट्रिक्शन खत्म, अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, उसको अब बेसिक लाइबिलिटी कह लो, नॉन करंट
करंट बाइफरकेट करना करते रहो, ठीक है, ओके, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ले जी, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट 4 और 5 एंड पे भी पढ़ के काम चल जाना है। मैं पॉइंट 6 के रिसीट्स पेमेंट्स को पहले पोस्ट करना चाहूंगा, ये नंबर तो ले लें हम, ठीक है। तो सम ऑफ द रिसीट्स पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। बेटा ये रिसीट्स भी इसमें हैं और पेमेंट्स भी हैं, ठीक है। जैसे रेंट ऑफ गोल्फ किट्स हैं, ये पेमेंट्स होंगी, पेमेंट्स नहीं होगी। हम गोल्फ किट किराए पे देते हैं तो फिर किराया नहीं देते, अच्छा, तो ये इनकम है। गोल्फ किट्स परचेजेस, ये हम पेमेंट कर रहे होंगे, लेकिन ये पेमेंट है, ये परचेजेस नहीं है, और ये वही उसूल लग रहा है। ये रिसीट पेमेंट बना रहे हैं ना, ये फिगर ने रिसीट पेमेंट में ही जाना है ना, तो रिसीट पेमेंट की पेमेंट साइड पे जब लिखेंगे तो फौरन हम क्या कहेंगे, ये तो पेमेंट टू क्रेडिटर है, परचेज है ही नहीं है। और ऊपर उसने बता भी दिया है कि परचेज जो की है टोटल, उसका 20% अभी अनपेड है इस साल में, तो फिर ये पेड में तो नहीं ना पड़ा हुआ। देखते हैं वो, फिलहाल तो चलने दो। एनुअल इंश्योरेंस जो है, साल पूरे की इंश्योरेंस है, अप्रैल 21 तक, मतलब 31 दिसंबर 20 तक साल खत्म हो गया है, तो फिर आगे 4 महीने क्लोजिंग में प्रीपेड, ठीक है। सैलरीज 2800 है, 2.8 मिलियन, लेकिन इसमें 19 का भी पेमेंट में 19 की पेमेंट पड़ी है, तो मतलब क्या है, पेमेंट है 20 की, इसमें 19 की पेमेंट भी पड़ी है, फिर 19 के साल का पेएबल होगा, जो 19 में किसी वजह से पे नहीं हो सका होगा, तो ओपनिंग पेएबल था, इस साल पे हो गया, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस, तो ये बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट्स हैं, जो डायरेक्ट जाएं डायरेक्ट भेजेंगे, जो लेजर में जाएं उनको लेजर में फेंक देंगे। आगे पॉइंट नंबर 7 वही है जो एग्जेक्टिव क्लब में भी था, जो पिछले सवाल जो कल परसों किया है उसमें भी था, यानी कि ये ट्रायल से पहले वाले में लेयर क्लब था, कौन सा था, वायलेंट फैमिली क्लब, ठीक है ना, जहाँ पहले फ्रॉड किया उसने, ठीक है। तो 3 फ्रॉड वाले सवाल हैं, 7, वायलेंट और सीरियस, ठीक है ना, तीनों में अप्रोच वही सेम है, ठीक है। अब ये पॉइंट उसी वक्त देखेंगे, जितना लॉस हुआ उसमें से 2 मिलियन इंश्योरेंस वालों से रिसीवेबल बुक कर लेंगे, बाकी लॉस ले लेंगे, ठीक है। और आखिरी पॉइंट में फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन है। तो फिर ये 5 चीज़ें हम पोस्ट कर लेते हैं, रह जाएंगे सिर्फ ये 2 पॉइंट्स, जिनमें से ये इंशाल्लाह 5 मिनट में समझ आ जाएगा, फिर बेशक जितनी देर मर्जी लगाओ, जब तक समझ नहीं आएगा, मैं स्लो कर रहा हूँ सवाल इसीलिए, ठीक है। ये तो काम आसान है। अब रेंट ऑफ गोल्फ किट्स, कोई लेजर, कोई रिसीवेबल, कोई पेएबल, कोई मतलब पेएबल नहीं, एडवांस, कोई ऐसी बात नहीं है, तो सिंपल ये डायरेक्ट चला जाएगा इनकम में। अब लेकिन रिसीट पेमेंट नहीं बना हुआ, आज बना नहीं हुआ तो बना रहे हैं, तो फिर डबल एंट्री करेंगे इसकी डबल एंट्री होगी कैश एंड बैंक डेबिट, कितने से बेटा, 650 से कैश एंड बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट, गोल्फ किट रेंट, ठीक है जी, यहाँ पे गोल्फ किट रेंट डन जी। नेक्स्ट, गोल्फ किट परचेजेस, अब चूंकि ये पेमेंट साइड पे जाना है और रिसीट पेमेंट बन रहा है, अगर कैश और बैंक अलग होता तो फिर तो ये देखते ना कि ये कैश वाला है या बैंक वाला। कैश वाला होता तो फिर ये एग्जम्पशन नहीं लेते होते, हम अजम्पशन लेते हैं बैंक के लिए कि बैंक की पेमेंट साइड पे, लेकिन जब रिसीट पेमेंट इकट्ठा बन जाता है ना, फिर तो ये टेंशन ही खत्म हो जाती है, फिर तो पेमेंट साइड पे है तो कैश वाला या बैंक वाला हमारी मजबूरी है, फिर हमें यही अजम्पशन लेनी पड़ती है। तो जब इसने पेमेंट, वैसे रिसीट पेमेंट नहीं बना हुआ, लेकिन रिसीट पेमेंट में से ये पेमेंट तो है ना, तो रिसीट पेमेंट में जैसे ही जाना है तो उसूल वही लगेगा कि ये पेमेंट टू द क्रेडिटर है। वैसे सवाल ने आगे लिखा भी हुआ, वहां पर जाके समझ भी आ जाएगी, लेकिन मैं उसको पढ़े बगैर भी आपको कह रहा हूँ कि आप ये सही कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री करवाओ, क्रेडिटर, यहां क्रेडिटर का लेजर बना लेते हैं, क्रेडिटर किट्स जी। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग चलो देख लेते हैं ओपनिंग कितना है, ठीक है। फिलहाल तो पेमेंट की एंट्री करवाओ, क्रेडिटर डेबिट कितने से, 4800 से क्रेडिटर डेबिट और 4800 से कैश एंड बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर्स कैश एंड बैंक, ठीक है जी। नेक्स्ट, एनुअल इंश्योरेंस है, सालाना इंश्योरेंस है 660 की, पेड टिल, यहां पे मैंने बनाना है इन्वेंट्री का लेजर, करीब रखना है क्रेडिटर, इन्वेंट्री और फिक्स एसेट, क्योंकि ना इसने यहां पर क्या किया हुआ है,
कुछ परचेजेस जो हैं उसको मैंने कहा था फिक्स एसेट बनाया, कुछ को इन्वेंट्री, तो ये करीब करीब रखे हैं मैंने ताकि ये समझ आसानी से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा इन्वेंट्री किट्स की, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा फिक्स एसेट जिसका नाम होगा गोल्फ किट्स, जो कि फिक्स एसेट है। ओके, जाहिर है बुक वैल्यू भी बनाएंगे, इसलिए ये दोनों तो बुकड है। ओके, अब ये इंश्योरेंस के लिए मैं नया लेजर बनाने लगूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस 660 रुपये की पे हुई है, तो इंश्योरेंस का लेजर बना लेते हैं जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस जी, कैश एक्सपेंस डेबिट कितने से 660 से 50 नहीं 6, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट। यहाँ पे हमने लिख दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस और यहाँ पे हमने लिख दिया कैश एंड बैंक, ठीक है। अब अगली बात, ये पेमेंट है साल की, सालाना पेमेंट है ना, तो अगले साल 31 अप्रैल, मतलब अप्रैल तक लिखा हो तो 31 से ज्यूम करेंगे ना, अप्रैल 21 तक है, तो हमारा साल तो 31 दिसंबर 20 पे ख़त्म हो रहा है, तो अगले साल का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने प्रीपेड हैं, तो क्लोजिंग प्रीपेड हम निकालेंगे 660 12 महीनों का है, 4 महीनों का क्लोजिंग प्रीपेड 220। अब मेरा सवाल, असल में वैसे ये सवाल मेरा घर पे नहीं था लेकिन पिछली क्लास में बन गया तो मैंने कहा आपसे भी कर दूं। ओपनिंग प्रीपेड भी अज्यूम कर लें, इतना ही होगा। क्यों करें, क्यों ना करें, पिछले साल का कोई दिया हुआ है, नहीं देगा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भाई ने सारा सवालों का जवाब सही दिए, ठीक है जी, भाई ने सारे सवालों के जवाब सही दिए। भाई दिखाऊं, भाई देखना कौन सा है, चलेगा काम, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं भाई ने सारे, भाई ने कहा ओपनिंग प्रीपेड क्यों लें, जब कहा नहीं, कहेगा नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में एक बच्चे ने कहा सर इसका ओपनिंग प्रीपेड भी आना चाहिए, और उसके जहन में था नहीं सीव्यू नहीं, ये उसके जहन में ये सवाल था, इंश्योरेंस 72 की फॉर द ईयर है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 72, सवाल याद आ रहा है, कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, शायद हमारा साल 31 दिसंबर था। अच्छा, तो ये कोई 9 महीने प्रीपेड हमने निकाले थे। ये करने के बाद अगली लाइन येलो है अभी भी, ये ना होती तो मैंने उस वक्त भी कहा था तो ओपनिंग अज्यूम ना करते, क्योंकि हमने जितने सवाल इससे पहले किए थे कभी भी ऐसा अज्यूम नहीं किया था कि पिछले साल से भी ये काम चला आ रहा है। मैक्सिमम अगर पैसे 70 से ज़्यादा आ जाते थे ना, 72 से ज़्यादा, लेट से 100 रुपये पड़े हैं, तो मैक्सिमम ये अज्यूम करते थे कि जो पहले 2-3 महीने थे शायद उनके पैसे होंगे। ओपनिंग प्रीपेड नहीं कहते थे कभी भी नहीं, और सही है। तो ये लाइन यहाँ पड़ी हुई थी, क्या कहता है, द प्रीमियम फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू 48। तो जब उसने प्रीमियम पिछले साल का कहा कि 48 है, तो फिर हमने कहा इसका मतलब ये अरेंजमेंट तो चल रहा है, जो क्लोजिंग प्रीपेड है तो ओपनिंग प्रीपेड भी होगा। इस सवाल के अलावा एक सवाल ऐसा नहीं है जिसमें हमने खुद से अज्यूम किया हो ओपनिंग प्रीपेड पड़ा हुआ है। आप एक्रूअल के टॉपिक के सारे सवाल ओपन करके देख लें, उसके अंदर किसी सवाल में हमने ओपनिंग प्रीपेड अज्यूम ही नहीं किया था। जो एक्रूअल प्रीपेमेंट में सवाल मैंने इंश्योरेंस से करवाए थे, ठीक है। मैक्सिमम ये होता था कि कहते थे यार लेट से 1 जुलाई से 30 जून है, हमारा साल 31 दिसंबर हो रहा है, तो हम कह रहे हैं क्लोजिंग डेट पे 6 महीने का प्रीपेड है, लेकिन पैसे ज़्यादा होते तो हम कहते थे पहले 6 महीने के इंश्योरेंस वालों ने वैसे ले लिए होंगे कि ये 6 महीने के अलग हैं। ओपनिंग प्रीपेड कभी भी नहीं लेते थे, ओके। तो ओपनिंग प्रीपेड सिर्फ तब लेंगे जब ऐसी बात सवाल में लिख देगा, ठीक है। हमारे आज वाले सवाल में उसने क्या लिखा, किधर गया सवाल, और सवाल ये जी, एनुअल इंश्योरेंस है यानी सालाना इंश्योरेंस है, ठीक है, साल की है, 12 महीने की है, 660, ठीक है, 2021 के अप्रैल तक की है ये। तो क्लोजिंग प्रीपेड तो हमने निकाला, लेकिन ओपनिंग प्रीपेड के बारे में सवाल में कहीं पे कोई बात नहीं की हुई, तो खुद से यहाँ पर ओपनिंग प्रीपेड अज्यूम नहीं कर लेना, ओके। देयर इज नो ओपनिंग प्रीपेड, ओके। तो ये भी बैलेंस हो गया। एक्सपेंस आ जाएगा 440, ये एक्सपेंस आ गया यहाँ पर, इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पर आ गया एक्सपेंसेस में, वर्किंग नंबर 8 से 440, और
क्लोजिंग में प्रीपेड है तो इंश्योरेंस प्रीपेड, वर्किंग 8 में ही आपने निकाली है 220। तो बच्चों मुश्किल एडजस्टमेंट तो अभी तक मैंने की भी नहीं है और आप खुद देख लो कितने नंबर हैं। प्लीज़ मैं मिन्नत तरला करके आपको सिर्फ यही एहसास दिलाना चाह रहा हूँ शुरू से, सेशन के शुरू दिन से, कि भाई सवाल जितना मर्जी मुश्किल होगा उसके अंदर आपके पास होने वाले नंबर पड़े हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप दिलेरी से उस सवाल को करते जाओ जैसे आपने सीखा हुआ है। अभी तक कोई मुश्किल बात एक नहीं आई और देख लो कितनी फिगर्स पहुंच चुकी हैं। सही है, ओके नेक्स्ट। अभी और भी हैं सैलरीज इंक्लूडिंग, ये भी मुफ्त के नंबर हैं, ये भी 2 नंबर पड़े हैं यहाँ पे भी। यानी एंड पे जो मुश्किल एडजस्टमेंट आनी है उसके कितने नंबर का सवाल है? 20 का। तो बहुत भी कोई छलांग लगे तो 4-5 नंबर होंगे। आप कहोगे जी डेफिशिएंसी के बड़े नंबर होते हैं, वही डेफिशिएंसी के अंदर ये सारी फिगर्स पढ़ के ही वो आंसर निकलता है। तो एक अगर फिगर गलत पड़ी है तो बाकी सही भी तो पड़ी होती हैं। तो 3 से 4 नंबर मैक्सिमम नहीं होंगे, वैसे वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैक्सिमम को 1-2 नंबर, इतने क्या करने हैं यार, 20 में से 12 नंबर पढ़े, क्या कर रहे हैं इतने नंबर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से पर्चा देना, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। आपको सब कुछ आता है, जैसा मर्जी तोड़ मोड़ के सवाल कर दे, आप अपने फॉर्मेट पे अपने कॉन्सेप्ट पे रहें और सवाल को ट्राई करें, आपको पासिंग मार्क्स देगा। सिर्फ आपको पैरट्स को नहीं उड़ने देना, तोतों को नहीं उड़ने देना पर्चे में, कुछ नहीं होता। जैसा मर्जी सवाल है मैं करूंगा, इंशाल्लाह मेरे नंबर मिलेंगे मुझे, ठीक है। और सारे सवाल मुश्किल भी नहीं होते, कोई आसान भी होते हैं, कोई मुश्किल भी, कोई बहुत मुश्किल भी, ठीक है। तो आपने आसान आइडेंटिफाई करके पहले करना है, फिर उसके बाद मुश्किल और फिर बहुत मुश्किल पे तब आजमाई करनी है, छोड़ना उसको भी नहीं है। उसमें से भी चपीटने हैं कुछ मार्क्स उसमें, पासिंग मार्क्स उसमें से भी चपीटने हैं, ठीक है ना, ओके इंशाल्लाह। अच्छा जी, सैलरीज 2800 की पे की हैं, लेकिन इस पेमेंट में शामिल है 350 पिछले साल का। तो सैलरीज का भी लेजर बना लेते हैं। और पिछले साल का पे हुआ है तो ओपनिंग में वो क्या था, पेएबल 350, ये तो आ गया ओपनिंग। अब पे कितना हुआ है 2800, इसकी एंट्री बनी 2800 से सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लो मुफ्त के नंबर मिले जा रहे हैं, ठीक है जी। ये कैश एंड बैंक और एक्सपेंस की फिगर आ गई। कैरी डाउन कोई नहीं है, सवाल ने को बताया खुद से क्यों करें, ओपनिंग है, इतना पे किया है तो फिर बाकी इस साल का एक्सपेंस है 2450। अब देखो ये भी नंबर पड़े यहाँ पे, सैलरी एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में जो फिगर आ रही है वो आपके नंबर है 2450 और क्लोजिंग में कोई पेएबल नहीं है। ओपनिंग पेएबल निकल आया है। जब ओपनिंग फंड निकालने लगोगे ना तो ये उसमें यूज करेंगे इंशाल्लाह। स्टेप वाइज चलते जाओ, कोई मसला नहीं। और देखो इधर आ गया मैं, मुफ्त के नंबर कौन लेगा, अदर एक्सपेंस डबल एंट्री डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, कोई लेजर शेजर कोई नहीं है। अदर एक्सपेंस कितना 2320 से अदर एक्सपेंसेस हुए डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट। अदर एक्सपेंस कितने नंबर मिल चुके हैं आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, ओपनिंग जनरल फंड निकालने लगोगे, 1-2 फिगर्स नहीं पता लगी तो बाकी फिगर होंगी ना। अगर 2 नंबर उसके रखे होंगे, 2 नंबर में मिसाल के तौर पे 8 आइटम्स हैं, हर आइटम को उसने 0.5 रखा हुआ है, लेट से आपने 8 में से 4 सही कर दिए तो 2 में से 1 नंबर मिलेगा आपको। आंसर के नंबर नहीं होते, बस ब्रैकेट में शो करना जरूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस लेने का वक्त है अब, बस तैयारी आपकी सारी है पर्चे के अंदर जाते हुए। रिवीजन अच्छे से करना, आखिरी महीने में बड़े बड़े तीटे बीटे न्यूटन फेल होते हैं मेहनत ना करके, और बड़े बड़े मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट आखिरी महीना टिका के मेहनत करते हैं और पास होते हैं। मेरा ये तजर्बा है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी देखा और पिछले 6 साल से टीचिंग लाइफ में भी देख रहा हूँ। तो आखिरी 1-1.5 महीना जब से रो रहा था मैं टर्म टेस्ट के बाद से, ठीक है, तो वो सारा ही इंपॉर्टेंट था और अभी भी ये वक्त वही है। इसमें आप मेहनत कर लो, टिका के जो कमी बेसी थी या सेशन की वो निकल जाती है। बस सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, होमवर्क करते रहे, एफर्ट करते रहे, थोड़ा बहुत टेस्ट भी बस दे लेते थे, कुछ सीरियस कभी नॉन सीरियस, लेकिन सेशन सारा मेहनत की किसी न किसी दर्जे में। अब आखिरी महीने के अंदर टिका के मेहनत कर लो, वो पास हो जाओगे। और सारा सेशन टिका के पढ़ा, आखिरी महीने मेहनत ना करो, फेल होके दिखाओ सबको, ठीक है। और फिर बाद में कहना पढ़ के फेल हो जाते हैं हम तो, ठीक है। पढ़ के
पास ही होता है बंदा, आखिरी महीने में पढ़ना है टिका के, ठीक है। जो कमी बेशी हुई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी कमी बेशी पूरी हो जाएगी अब यहाँ पे आके अगर टिका। 12 से 13 घंटे इफेक्टिव रोज़ाना, ठीक है। अभी टाइम कम है जी, शेयर बाद में, आखिरी दिन जी। ये हो गया भाई, पॉइंट नंबर 6 हो गया। सुभान अल्लाह जी बच्चों। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में कुछ नहीं है भाई। पॉइंट 7 में कह रहा है कि जब लॉस आएगा तो 2000 हम भर देंगे, इंश्योरेंस वाला ने कहा है, ठीक है। तो लॉस आएगा तो फिर भरवाएंगे ना, फिलहाल इसको रोक दो, ओके। जब लॉस आएगा, 6000 का लॉस आ गया, 2000 इंश्योरेंस वालों से आएगा, 4 हमारा लॉस कैश क्रेडिट। तो ये जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। लास्ट इज फिक्स्ड एसेट्स एट 1 जनवरी 20 हैड आ बुक वैल्यू ऑफ, यार ये कहाँ से आ गए, ये अलग है जी, ये पुराने वाले हैं, ये गोल्फ किट्स के अलावा है। फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू 1 जनवरी पर ओपनिंग 1000 है मेरे ख्याल से, तो 25,000। लो भाई, इसमें कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं है, मैंने इनको अलग रख दिया है और गोल्फ किट्स को अलग रख दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब इनको डेप्रीशिएट कर लें तो ये भी पूरा हो जाएगा, ये नंबर भी मुफ्त के मिल जाने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका जी, अदर फिक्स्ड एसेट्स का ये निकालना चाहा तो एक मसला सामने आया। वो मसला ये है कि फिक्स एसेट 1 जनवरी 20 पर 25,000 बुक वैल्यू गिवन है और रेट गिवन है 15% और खामोश है। अब खामोशी के केस में हम अज्यूम करते थे कि स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए चाहिए कॉस्ट। सारा सवाल पड़ा आए, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे कॉस्ट निकल सके, तो फिर बफलो हो गई ब्राउन, मज हो गई पूरी, और यही रेट उठाकर 25,000 पे लगा देंगे। छोड़ के नहीं आना, छोड़ के नहीं आना, ठीक है। और भाई सही है, या तो डेट ऑफ परचेज दे देता, हम 100 अज्यूम करते, हम यहाँ तक लाते, हम कॉस्ट निकालते, कॉस्ट पे रेट लगाते, हमारा असूल पुराना चलता रहता। उसूल आज भी वही है, खामोशी केस में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इसकी बुक वैल्यू गिवन है, कॉस्ट किसी तरह से, सारा सवाल ये आखिरी एडजस्टमेंट है, कहीं पे कॉस्ट नहीं, कोई डेट ऑफ परचेज इनकी गिवन नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं, कोई एकोमोडेशन गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, कैसे कॉस्ट निकालें। तो इसी के ऊपर रेट लगा दें, छोड़ के नहीं आना। रेट दिया है तो डेप्रिशिएट कर दो, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होगा, गलत हो जाएगा ना लिखने से। और अगर लिख देते पर्चे में आया, आपने कहा नहीं समझ आ रही, चलो इसी पे रेट लगा दो, इसी पे रेट लगा दिया, ये सही हो गया, नंबर मिल गया। और अगर गलत होगा तो ये एक नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ना करो, इससे बेहतर है कुछ कर दो जो समझ आए, ओके। तो यहाँ पर आए और आपने लिखा 25,000। अब मजबूरी है, बफलो इज ब्राउन यहाँ पे लिखोगे, मजबूरी इनटू, बोलो 37 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, ठीक हो गया जी। और देखो ये नंबर भी आ गया, एसेट वाला नंबर भी ले लो 2125। और अगर इससे कंफर्टेबल नहीं ना होते, आपको लगता है कि भाई आवाज़ मिस हो रही है, आपको लगता है कि शायद कहीं कोई और चीज़ ना आ जाए, तो बैलेंसिंग एंड पे कर लिया करो। अगर कंफर्टेबल उससे तो ऐसे भी चलेगा, फिर ध्यान से हर लेजर को कर लिया करो बैलेंस एंड पे जाके, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स में आपने अदर फिक्स्ड एसेट्स लिखे, वर्किंग नंबर 10 लिखी और 21250 लिख दिया। लो भाई, नंबर ही नंबर पहले हुए, ठीक है। अब आधा घंटा हमने सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स करनी है। मैं 7 को एडजस्टमेंट इसलिए नहीं कह रहा कि 7 तो रिजल्ट निकलने पर जस्ट यूज़ होना है और वो हमें करना आता है, एंट्री करनी आती है ना इंश्योरेंस की, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल या कैश डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और कैश वगैरह जो निकला है कैश या बैंक से क्रेडिट, ठीक है। तो रह गए सिर्फ 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 6 शुरू करते हैं जी। पढ़ें जी, पहले पढ़ें, पहले आप लोग पढ़ें फिर मैं पढ़ाता हूँ।
जी कुछ समझ आता है थोड़ा बहुत? कहता है CGC स्टार्टेड परचेजिंग गोल्फ किट्स इन 2020 फॉर सेल एज वेल एज फॉर रेंट पर्पजेज। यहीं पर रुक कर एक बात बताओ मुझे, अगर अभी सेल शुरू की है, ख़रीदना ही अभी शुरू किया है, तो ना कोई ओपनिंग में क्रेडिटर होगा, ना कोई ओपनिंग में इन्वेंट्री होगी, ना कोई ओपनिंग में ये वाला एसेट पड़ा होगा। शुरू ही 20 में किया है तो ओपनिंग तो कोई नहीं है। यहाँ तक कोई मसला? ये समझ में आती है बात? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। नेक्स्ट, 20% ऑफ द परचेजेज वर अनपेड एट ईयर एंड। यानी क्रेडिटर के अकाउंट में जो परचेजेस की फिगर आती है वो 4800 नहीं है, 20%। वैसे इसे हट के देखा जाए तो क्रेडिटर से पेमेंट करते हैं हम लोग तो। बेटा पेमेंट अगर कर रहे हैं तो अनपेड ईयर एंड पे तो वही होगा ना जो नहीं पे हुआ। सारा एंट्री तो सारे की क्रेडिटर में ही क्रेडिट करोगे, लेकिन कुछ कैश भी तो डेबिट हुआ पड़ा है, तो अनपेड तो उसी को होगे जो भी पे नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ वैसे उस तरफ। इधर देखो वो क्या कह रहा है इस पॉइंट में, वो कुछ यूं कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो परचेजेस की थी, ठीक है, उधार पर, भाई कह रहे हैं उधार पे, ठीक है ना, उधार पे जो परचेजेस की थी उसमें से पेड अमाउंट है 40%। ओ सॉरी 80%। पेड अमाउंट कितनी है जी? 80%। और अनपेड अमाउंट है, यही कह रहा है ना वो, अनपेड है 20%। तो परचेजेस कितनी होती फिर? 100 पे। अब हमें जो चीज़ सवाल में गिवन है, अल्लाह आपका भला करे, वो है पेड की अमाउंट, रिसीट पेमेंट से। तो हमारा अजीज़ अज़ जान फार्मूला, गिवन अमाउंट लिखवाया भी हुआ है, हालांकि मार्कअप मार्जिन में फिर लिखवाना भी है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, यहाँ पे वो भी हेल्प करने आ गया। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना परचेजेस की फिगर का पता है आज, ना कैरी डाउन का पता है, तो जो मर्जी पहले निकाल लो, जो मर्जी पहले निकाल लो। आप क्लोजिंग पहले निकालना चाहो तो 4800 को डिवाइड करोगे, ये 80% है, ये 80 है, 4800 को डिवाइड करोगे 80 से मल्टीप्लाई 20 से, तो क्लोजिंग में पेबल आ जाएगा, ये बैलेंसिंग। और अगर आप 4800 को डिवाइड करो 80 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो परचेजेज आ जाएंगी, क्लोजिंग बैलेंसिंग आ जाएगा, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो परचेजेज निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो परचेजेज 4800 गिवन अमाउंट है और ये 80% है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो परचेजेज हमने की थी वो 20% अनपेड हैं। तो पेमेंट कितनी हमने देखी है, रिसीट पेमेंट मुझे बताया था 4800 की पेमेंट है, तो पेमेंट अगर है तो ये फिर 80% हुई ना, 20% तो पेड नहीं है, तो 100 निकाल लो चाहे 20%, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने 100 निकालने का फैसला किया, तो इंटू 100, 6000 की गुड्स खरीदी थी और इसमें से 4800 की पेमेंट कर दी, तो क्लोजिंग बैलेंसिंग कितना आ गया? 1200। और जो क्लोजिंग निकालना चाहें पहले वो क्या करेंगे, वो 4800 को डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई 20 से, तो 1200 आएगा, उनका बैलेंसिंग 6000 आ जाएगा। ओके, ये क्लोजिंग तो ले जाए ना जरा, ये नंबर तो ले, बाकी बाद में समझते रहेंगे। क्रेडिटर्स किट्स वर्किंग 5 1200। ठीक है बच्चों, ये तो नंबर लेना। अब अगली बात, ये परचेजेस पुराने ज़माने में, भाई इधर तो नहीं लाया कैमरा, अच्छा, ये परचेजेस पुराने ज़माने में सीधी सारी की सारी चली जाती थी इन्वेंट्री में, लेकिन अगर आज मैं सारी परचेजेस को यहाँ लिखूं तो ये गलत है। ठीक है, और अगर मैं सारी परचेज को इधर लिखूं तो भी गलत है। बात समझ रहे हो? ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि अगली बात अब पढ़ते हैं। अगली बात क्या है, वो कहता है स्टार्ट किया परचेजिंग 20 में फॉर सेल एज वेल एज फॉर रेंट पर्पस, 20% ऑफ परचेज अनपेड थी, ये खत्म होगी बात। 2/3 ऑफ द गोल्फ किट परचेजेस, यानी 6000 की बात कर रहा है जो हमने अभी भी निकाला है, 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ गोल्फ किट्स परचेजेस मेड इन बीज हैड बीन एडेड टू इन्वेंट्री
एंड किधर गया बाकी, एंड रिमेनिंग हैड बीन एडेड डायरेक्टली टू गोल्फ किट्स फॉर रेंट, यानी ये 6000 आज 2 टोटे होगा, ठीक है, 6000 आज 2 ठोटास होगा। फर्स्ट ठोटा में आप लिखो, अच्छा यहाँ पे लिख लो क्रेडिटर, मैं तो कहता हूँ परचेजेस लिख लो, जरा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो परचेजेस 6000 का 2/3 4000, और इधर लिख दो एडिशन, मेरा मशवरा इधर क्या लिख दो, एडिशन, ठीक है, जरा इजी हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दो 6000 का 1/3 कितना 2। और भाई ये एंट्री कोई इतनी मुश्किल नहीं हो गई, ये एंट्री वैसे ही है जैसे हम किया करते थे। इधर देखो एंट्री कंबाइंड एंट्री है ना, कंबाइंड एंट्री में हमने क्या किया है, हमने किया है इन्वेंट्री डेबिट 4000 से, फिर फिक्स एसेट डेबिट 2000 से, और क्रेडिटर क्रेडिट 6000 से। अब ये ना कहना है फिक्स एसेट वाला तो पेबल होता है, बट ठीक है यार वहाँ से निकल आया, माफ़ी दे दो, अब खैर है, चलेगा इतना, ओके। अब भाई सही है, तो ये एंट्री इकट्ठी आ गई, बस इन्वेंट्री में 4 नजर आया, फिक्स एसेट में 2 नजर आया, क्रेडिटर की क्रेडिट साइड पर पड़ा हुआ है 6000, ठीक है। ये डबल एंट्री है, ये दिस एंड दिस, ये भी किसी न किसी हद तक आपने एंट्री पास कर ही लेनी थी, इसमें कोई मसला नहीं, ओके। बहरहाल नहीं भी कर सकनी तो अब तो कर ली ना, ओके। लो भैया 0.4 भी गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बाकी टाइम जो बचना है उसमें करेंगे क्या, टाइम तो बहुत बच गया है, जल्दी कर जाएंगे। चलो देखते हैं ये एडजस्टमेंट अब क्या कहती है हमें। अब देखो अभी फिलहाल ये बैलेंस नहीं हुआ, ये भी हो गया, इसकी परचेज जहाँ जानी थी चली गई, इसका क्लोजिंग भी ले गया, ये भी पहले जा चुका है, ये भी। इधर देखो बाय द वे ये खत्म है कहानी। इसका मतलब 1 2 3 लेजर, बस ये फाइनल नहीं हुए, लेकिन इनमें भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। आपने यहां मिस अप्रोप्रिएशन निकालना है, क्या उसके ऊपर उसने 18 नंबर रखे और बाकी सारे सवाल के 2 नंबर हैं? अच्छा, उसके मिसाल के तौर पे इसने 5 नंबर रख दिए मिस अप्रोप्रिएशन के, तो उस 5 के अंदर इसका भी नंबर होगा, इसका भी 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 होगा, और फिर बैलेंसिंग आएगा। बात समझे हो? फास्ट फॉरवर्ड वालों को तो समझ ही नहीं लगी होगी क्या हुआ है जी। तो इसलिए अगर 4 नंबर इस एडजस्टमेंट के थे तो 3 नंबर आप ले चुके हुए हैं, कोई एक आधी फिगर ही रहती है, तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ें बस रह गई हैं, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा अगर मैं यहाँ तक ले आऊँ भाई, कोई चीज़ अगर यहाँ तक आ जाए तो मसला तो नहीं होगा, यहाँ तक लेजर बन जाए एंड वालों, काम चलेगा ना। आप कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये करीब रखने भी ज़रूरी थे ऐसे समझाने के लिए, ओके। अच्छा, अब एक छोटी सी एडजस्टमेंट रहती है जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका क्या करना है, डेप्रीशिएट, और यहाँ पे ये मुझे देगा फिर भाग के क्लोजिंग। अब मिसाल के तौर पे जो छोटी सी चीज़ यहाँ पे आनी है वो आपको नहीं समझ आई, तो डेप्रीशिएट तो करोगे ही ना, डेप्रीसिएशन के अपने मार्क्स होंगे, इंटू 15% लगाना, क्योंकि सवाल में डेट गिवन नहीं है तो साल का पहला दिन अज्यूम करना, ये सारे काम करोगे तो इसके नंबर होंगे। तो नंबर गलती में से भी नंबर निकल रहे होते हैं आपके, सही तो सही होता है, ठीक है। चले, अब बस एक एडजस्टमेंट रह गई और पता लगा सिर्फ 3 लेजर्स हैं। अच्छा, ओपनिंग जनरल फंड निकलना है, उसमें भी ओपनिंग जनरल फंड तो बिल्कुल सही निकल आना है, क्लोजिंग के ही मसले रह गए हैं अब, तो वो नंबर भी पड़े हुए हैं आपके पास, तो जो समझ आए करते जाना है, ओके। जब टाइम पूरा हो जाए तो ऐसे किसी एक एडजस्टमेंट के पीछे बैठे नहीं रहना, मुंह उठा के सारा सवाल गड़बड़ कर दोगे आगे, ठीक है। अच्छा चलो जी, पॉइंट नंबर 4 इज ओवर, लास्ट पॉइंट है हमारा आज का। गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट क्या लेंगे 100। पिछले 2 दिन से सवाल जो कर रहे हैं उनमें सेल 100 आ रही थी, आज कॉस्ट आ गई, ठीक है। मार्कअप मार्जिन, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, रोजाना मार्कअप मार्जिन करते हैं हम, लेकिन फिर भी अलग से 10 मिनट लगाएंगे, क्यों पता नहीं, वो वैसे ही बस एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे ना कि मार्कअप मार्जिन से ये करना है, जब भी रिवीजन करोगे वो सामने आ जाएगा। बहरहाल आ गया अब हमें करना, तो कॉस्ट के साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिंक्ड है, तो 100 अज्यूम करोगे कॉस्ट को, प्रॉफिट 40, तो बैलेंसिंग आज सेल 140, ठीक है। जहां यूज करना पड़ा इसे कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स फॉर सेल अमाउंटेड टू 1 मिलियन।
ये लिखना नहीं है अभी। ये बेसिकली कह रहा है कि जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग यहाँ पर वो एक, अभी लिखना नहीं है क्योंकि आगे कुछ उसने बोला हुआ है, ये 1000 है, यही बोल रहा है ना। और ये क्या है, इसकी कॉस्ट। भाई इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट की होती है, जितने की हमने खरीदी थी ये वो अमाउंट है, यानी जो अभी तक बिकने से रह गई हुई हैं वो कितने रुपए की पड़ी हैं, 1000 रुपए की। 10 लाख है, वैसे मिलियन में चल रहा है ना, तो मैं 1000 में कर रहा हूं। 1000 रुपए की किट्स अभी भी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी हैं। ओके, इट वॉज डिसाइडेड, इसने पैरेट्स उड़ाने थे असल में। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर, एक मिनट सारा ना देख लेना, किधर गया, ठीक है जी। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स इनटू गोल्फ किट्स फॉर रेंट। अभी नोट ना कीजिएगा, मैं जरा थोड़ा सा गलत, इधर देखो, मतलब इसका इधर 1000 नहीं, इधर हमने कितनी छोड़ी, 500, इधर कितनी छोड़ी जी, 500, और बाकी 500 को हमने ट्रांसफर कर दिया, यहां से निकाला और यहां पे फेंक दिया। अभी नहीं लिखना प्लीज, अभी नहीं लिखना, थोड़ा सा मसला है अभी एक मिनट, ठीक है। ओके, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे इन्वेंट्री किट्स, ओके, और यहां पे क्या लिखोगे, गोल्फ किट्स, जो कि फिक्स एसेट है। ये तो पहले भी हम करते होते थे, कोई इन्वेंट्री का आइटम अपने यूज में ले आए तो एंट्री करते थे फिक्स एसेट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये वही एंट्री है, यहां तक कोई मसला नहीं। और मैंने कहा था ये हमेशा किससे करते हैं, कॉस्ट से, हमेशा किससे करते हैं, कॉस्ट से। यहां तक कोई मसला, यहां तक तो आगे नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, यहां तक कोई मसला। यदि अगर अगली लाइन ना होती तो बस यही था, और बैलेंसिंग क्या निकल आता, कॉस्ट ऑफ सेल, और यहां पर डेप्शन डालते जिसके अंदर इसकी डेप्रिसिएशन नहीं करनी। उसकी क्या वजह, वैसे क्लोजिंग डेट पर इतनी इन्वेंट्री पड़ी थी जिसको साल के आखिरी दिन ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इसको तो नहीं करना था, ठीक है ना। खैर, तो यहां पे डेप्शन निकल आनी थी, सवाल खत्म हो जाता। लेकिन आईकेएफ को मजा कहां आता है, ऐसे आसानी से बच्चा सवाल खत्म कर ले, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज गोल्फ किट्स टू गोल्फ किट्स फॉर रेंट एट 30% ऑफ देयर, मतलब जितने की पड़ी थी 500 के भी 30% पे ये ट्रांसफर किया है, यानी 70% तो हमने लॉस कर लिया अपना खुद। इसका मतलब क्या है, इट मींस एट, लिखो, मेरा तो ये आगे नहीं जा रहा, लिखो, इट मींस एट 70% लॉस। और ये मतलब बनता है, आगे मैं भी लिख लूंगा, जी हाँ, इट मीन्स एट 70% लॉस। भाई देखो ना, सादा बात है, कोई मुश्किल बात है नहीं। आपको एक चीज़ 100 रुपये में खरीदी आपने, तो आपको कितने में पड़ी है, 100 में। आप वो 100 की चीज़ अगर 100 पे ही फिक्स एसेट में ट्रांसफ़र करो तो फिर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने 100 वाली चीज़ को अपने एसेट में 30 रुपये पे ट्रांसफ़र किया है तो बाकी 70 का भी तो कुछ करना है। बेसिकली यहाँ पे भी वैसी ही कंबाइन सी एंट्री बनती नज़र आ रही है। वो एंट्री क्या है, वो एंट्री दरअसल ये है कि आपने इन्वेंट्री को तो क्रेडिट किया है 500 से, इन्वेंट्री को तो क्रेडिट किया है 500 से, लेकिन इसमें से फिक्स एसेट में आपने सिर्फ फेंका 500 का 30%, यानी 150। तो 150, बल्कि यहाँ कर लेता हूँ, ये तो मैंने मिटा देना है, वर्किंग 11 कर देता हूँ, ये एंट्री बना लेता हूँ मैं, ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री, हाँ भाई, कितनी इन्वेंट्री ट्रांसफर की है, देखो पुरानी एंट्री पहले मैंने की, जो बचपन में सिखाई थी, इन्वेंट्री क्रेडिट 500 और फिक्स एसेट भी डेबिट होता 500, ये पुरानी एंट्री थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, 500 का सिर्फ 30% फिक्स एसेट में फेंका, यानी 150, तो फिर बाकी 350 नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट एंड मैं पहले लॉस लिखता हूँ, इसको क्या हो गया जी, हमें क्या हो गया, लॉस। भाई ये अब नॉर्मल लॉस ही है, खैर चलो, इसकी एंट्री आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आ भी गई है। अब मैं पिछली क्लास में अलग अलग एंट्रीज की थी, मैं आपको 500 से क्रेडिट करवा रहा हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। बस हमने एंट्री कर दी, वो बाद में, इनकी एंट्री बाद में की थी, आपकी एंट्री पहले कर दी है, ठीक है। ये लॉस है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा,
इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। गोल्फ किट बेचने के लिए रखी हुई थी, उन पे हमने 30% पे करके उसको, तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का लॉस है। अल्टीमेटली जाना तो इधर ही है लेकिन घुमाना वहां से है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर आपने फेंकना है। और ये मैंने यहां पर निकाला है बैलेंसिंग। अच्छा बैलेंसिंग ना निकालो आप, 70%। आप 70% ले लो। कितना जी? 500 का 70, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये एंट्री पोस्ट करवानी है आपने, ठीक है। ये सही एंट्री है जी। सही एंट्री क्या है? फिक्स एसेट में 150 डेबिट और इन्वेंट्री 150 से क्रेडिट, फिर 350 की एंट्री लेस लॉस ऑन ट्रांसफर टू गोल्फ किट्स। कितना जी? 350। वो फिक्स एसेट जी। अभी देखो, और इन्वेंट्री भी 350। दो एंट्रीज अलग अलग मैंने पहले दिखाई, फिर इकट्ठी बोल देते हैं। फिक्स एसेट डेबिट 150, इन्वेंट्री क्रेडिट 150, लॉस डेबिट 350, इन्वेंट्री क्रेडिट 350। तो ये एंट्री इकट्ठी कर दी हमने आसानी के लिए। ये एंट्री इकट्ठी कैसे हुई? फिक्स एसेट डेबिट 150, लॉस डेबिट 350 और इन्वेंट्री क्रेडिट 500। ये अब नॉर्मल लॉस बीच में ही चार्ज हो गया। और अगर अलग अलग करोगे ना तो यूं लिखना पड़ेगा 150 और फिर यहां पर लिखोगे लॉस। लॉस कितना? 350। जैसे आपका दिल करे। ये बेहतर है या पहले वाला बेहतर था? पहले वाला बेहतर था, ठीक है। दोनों लिख सकते हो आप, ये लो, दोनों लिख सकते हो। मैंने दूसरा भी लिख के दिखा दिया इसीलिए, ओके। दोनों लिख सकते हैं, तोड़ के लिखे, जोड़ के लिखे, तोड़ के लिखे, जोड़ के लिखे। जी बेटा, हम ये भी तो कह सकते हैं इसमें 150 से ट्रांसफर हुआ, जिसका मतलब है अभी इन्वेंट्री में है। बाकी इन्वेंट्री में नहीं है। उसने कहा है मिलियन का हाफ हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी 500 ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जितने का था उसके 30% पे किया, तो बस 70% लॉस किया, क्योंकि इन्वेंट्री में हमने हाफ छोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 500 लिखा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो ज़्यादा बेहतर है मेरे, ये जिसने ये पिक्चर लेनी है ले लो, या जिसने इस तरह से नोट करना है कर लो अपने लेजर के अंदर। मैं तोड़ के लिखने लगाऊंगा, ठीक है ना। मैं देखो कंबाइन एंट्री टूट के भी लिखी जा सकती है ना। ये कंबाइन एंट्री है, ये कंबाइन एंट्री है। फिक्स एसेट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 150 कर दो, लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 350 कर दो। ये दो भी एंट्रीज हो सकती है ना। अब मैं दो कर देता हूँ ये एंट्रीज, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि दो जरा ज्यादा ईजी है, लेकिन एंट्री आपको एक भी करके दिखा दी, ओके। तो इधर देखो भाई, फिक्स एसेट के अंदर 150 गया, ये एसेट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। और बाकी अब हमें क्या हो गया? लॉस, क्योंकि हमने यहां से आधी इन्वेंट्री निकाल दी है। निकाल के 30% उसको कॉस्ट बनाया है और बाकी 70% अब फिर हमने नुकसान अपना अभी से कर लिया, ठीक है। पता नहीं क्या वजह होगी, अजीब सी बात उन्होंने की। खैर चले, हमें क्या। तो 150 की एंट्री हो गई, 350 की एंट्री हो गई, लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये अब आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है कि ये लॉस है, लॉस ऑन ट्रांसफर। ये अब नॉर्मल लॉस है, मैं इसको अब नॉर्मल लॉस कहूंगा। नॉर्मल थोड़ा ही है, पड़े पड़े खराब हुआ है, अपनी मर्जी से किया आपने ये काम, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांसफर के ऊपर। तो अब आपको पूरा 500 अलग अलग जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहां नहीं पड़ा, अब यहां नहीं पड़ा, ओके। कोई और मार्कर दे यार उस्ताद, ठीक है भाई, सही है। सवाल खत्म हो गया, आपस की बात है, सवाल खत्म हो गया। इधर देखो, खत्म, सवाल तो खत्म हो गया। अब रह गए हैं सिर्फ ये 1, 2 और 3 लेजर्स। हाँ, वो वर्किंग भी पड़ी हुई है। सेल्स जो आएंगी उसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन सेल भी नहीं है। हाँ, अब निकलेगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल। तो एक ये फिगर है जो आपको नहीं मिलनी थी अगर आपको ये समझ ना आती, तो जिसने यहां जाना है, फिर उससे सेल निकलती थी, तो सारे नंबर नहीं कट जाते, उसमें 2 या 3 नंबर कट जाते 20 में से, बाकी 16, 17 आपके थे। सारा सवाल आपने किया है जी। बोलो 3000। ये 3000 कॉस्ट ऑफ सेल है, वर्किंग नंबर 6 से आई 3000, ठीक है जी। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, तो इससे 1 मिनट में सेल आ जाएगी, क्योंकि मार्कअप मार्जिन हमें पहले ही पता है। आज कॉस्ट आई है, कॉस्ट है 100, हमें चाहिए, हाँ सेल, हमें चाहिए सेल, वो है 140। तो यहां पर हम आकर लिखेंगे जी 3000 इज गिवन अमाउंट, ये कॉस्ट है, इसकी परसेंटेज है 100, हमें चाहिए सेल, उसकी परसेंटेज है 140, तो 4200 की आ गई सेल, ठीक है जी। तो 4200 की सेल की डबल एंट्री होगी कैश एंड बैंक डेबिट सेल क्रेडिट। गोल्फ किट रेंट
गोल्फ किट सेल, हाँ, गोल्फ किट रेंट, गोल्फ किट सेल, कुछ सेल पे कुछ रेंट पे, यही कर रहे थे ना। देखो दोनों का कैश आ गया, कैसा प्यारा लग रहा है साथ साथ जी। एक मिनट, ये लेजर पूरा हो गया ना, इसको मुकम्मल पूरा करो ना। फिर ये क्लोजिंग क्यों नहीं किया अभी तक, ये क्लोजिंग को भी लेकर जाओ। यहां पे लिखो स्टॉक, इन्वेंट्री लफ्ज लिखा हुआ है तो इन्वेंट्री लिख लो। इन्वेंट्री किट्स, वैसे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, हालांकि मुझे यूं करना चाहिए था ताकि वर्किंग यहां पर शो हो जाती। बहरहाल 1000 का हाफ यहां छोड़ दिया और हाफ ले गया ऊपर, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 6 में 500 का स्टॉक, यहां पे भी कर सकते थे 1000 इंटू 50%, ठीक है। लो जी, अब ये हो गया काम पूरा। दोबारा अब एंड पे करेंगे ना बेटा, फिलहाल अब पूरा कर लें सवाल को, हैं, वरना ये रह ना जाए। हाँ जी, चीज़ों को पूछेंगे बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कब कंप्लीट हो गया जी, इसका कॉस्ट ऑफ सेल चला गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया, ओके। अब यहाँ से ये डेप्रीसिएशन ही निकलनी है बस, ठीक है। तो ये क्लोजिंग भी चला जाएगा। जीपी शीपी आप निकालते रहना, मुझे एंड वाली फिगर बता दो। 850। और भाई जीपी निकाल के भी एंड पे यही आंसर आना है ना, तो आपको समझाने के लिए मैंने फॉर्मेट इस तरह से रखा हुआ ताकि कॉस्ट ऑफ सेल अलग रहे, बट ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, वर्किंग नंबर 1 850, ठीक है चंदा, ओके। अब ये भी हो गया, एक वो रह गया, एक ये रह गया। मैं कहता हूं इसको भी पड़का देते हैं, कैश को एंड पे तसल्ली से, है सब कुछ करने के बाद कैश को एंड पे जी। डेप्रीसिएशन निकालनी है जी अब हमने, किसकी, गोल्फ किटों की, जो कि फिक्स एसेट हैं, ठीक है। अच्छा ये अदर फिक्स एसेट, चलो ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा था इस 150 की डेप्रीसिएशन आपने नहीं करनी, क्योंकि ये क्लोजिंग में से ट्रांसफर किया ना, साल के आखिरी दिन किया। अब 2000 है, साल का पहला दिन अज्यूम करो, 2000 पर रेट तो 15% ही लगेगा, यहाँ पर तो वो टेंशन भी नहीं है, बुक वैल्यू है 300। ये क्या आ रहा है, अच्छा ये एंट्री की हुई थी मैंने, चलो जी। 300 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाना था, चला गया। क्लोजिंग बैलेंसिंग बताओ, 1700 1850, ऐसा ही है। 100 क्यों गए हो भाई, गोल्फ किट्स वर्किंग नंबर 7 1850। लो जी, सब कुछ हो गया, सारा सवाल ख़त्म है, कोई जगह हमने छोड़ी अब नहीं है। अब मुझे बताओ क्या ये कैश बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, किस तरह बैलेंस फिगर आ रही है, निकल गया कितना 4620 मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। अच्छा भाई इधर देखो, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस सारे का सारा एक्सपेंसेस में चला जाता अगर पॉइंट नंबर 7 ना लिखा होता। इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है, कोई भी कैश डेफिशिएंसी अप टू 2 मिलियन इंश्योरेंस वाले देंगे। अब उन्होंने देंगे का कहा है, अभी दिया तो नहीं था इस साल में, वरना आ रहा होता। तो रिसीवेबल तो पॉलिसी में लिखा हुआ है, कैश डेफिशिएंसी हो गई, कोई फ्रॉड लग गया, आपको फिडेलिटी की इंश्योरेंस कराई हुई है ना, तो 2 मिलियन तक हम भरेंगे, तो बस फिर भरेंगे, लिखा हुआ पॉलिसी में, रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे हाथ से कैश तो कितना गया है, 4620, इसमें से कितना इंश्योरेंस वाले दे देंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये करंट एसेट्स में नजर आएगा 2000 पूरा, और बाकी का लॉस है जिसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओगे, बैलेंसिंग ही निकाल लो कितना 2620, ठीक है। ये दो एंट्रीज अलग अलग हमने कर ली, ज़रा ज़रूरत तो नहीं होती, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर दिया करता हूँ। अब एंट्री पड़ी, इधर देखो, एंट्री पड़ी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट
इंश्योरेंस क्लेम, अब वर्किंग लिख दिया तो 12 का रेफरेंस दे दो, 2000 रुपये से ये डेबिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2620 से डेबिट, ये क्या आ गया जी, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, ये भी वर्किंग 12 में लिख दो, एंट्री कर दो कर जो दी है। और कैश क्रेडिट ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लोजिंग 4200 भी यहाँ पे ले आओ, ये लेजर भी खत्म हो गया है, कैश एंड बैंक। ओके जी, डन, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कितना आ रहा है जी 370, ये 370 जाकर लिख दें इधर, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे रह तो नहीं गया, सारे लेजर साथ साथ आज बैलेंस करते चले आए। अब ओपनिंग फंड की बारी है और वो भी बड़ा आसान है। शुरू करें काम, कैलकुलेटर पकड़ो। सबसे पहले आज हमारा रिसीट पेमेंट उधर नहीं बना हुआ सफ़े पे कि हम वहाँ पे पहले से ही लिखते ओपनिंग, वरना वो भी लिखा होता था, आज यहीं पे ही है, ठीक है। तो लिखो 2500, एसेट है ना, एसेट 2500, आगे देखो कुछ नहीं, माइनस 9000, 9000 माइनस करो, कुछ नहीं है, माइनस 5800, आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, माइनस 350, इधर तो कुछ नहीं था ओपनिंग, माइनस 350 प्लस 25,000, आंसर इज 12350, क्लोजिंग 12720। इन सब का टोटल करें 30320, इन सब का टोटल करके देखना है, खुद से नहीं कह देना, 30320, ठीक है जी। जी फरमाएं, पॉइंट मसला। अच्छा, गोल्फ किट्स बेचते हैं हम कॉस्ट प्लस 40% पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री में 1 मिलियन की गोल्फ किट्स पड़ी थी जो हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं रेंट वाले फिक्स एसेट वाली, यानी फिक्स एसेट में ट्रांसफ़र कर दी हैं एट देयर 30% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ये गोल्फ किट्स पड़ी थी 1000 की, इसमें से 50% निकाली हैं, निकाल के इनको ट्रांसफ़र किया है फिक्स एसेट में, लेकिन ये 500 की 500 पे ट्रांसफ़र नहीं किया, फिक्स एसेट में सिर्फ 150 पे भेजा, ठीक है। और बाकी हमने लॉस कमाया। मैंने यहाँ इकट्ठी एंट्री भी कर दी थी, 500 इधर से क्रेडिट, डेबिट एसेट और डेबिट लॉस, तो 350 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जब ये काम कर लिया, क्लोजिंग भी कम कर लिया, परचेजेस पहले पड़ी थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, इन्वेंट्री की किट्स की इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ये हमने जो बेची है उनकी कॉस्ट है, जो किट्स हमने बेची हैं इस साल में, ये यहाँ ले गए, यहाँ से सेल निकाली, सेल को यहाँ लिख दिया, यहाँ से नेट प्रॉफिट आया और इनकम्स में चला गया, और फिर इसको बैलेंस करके अगली कहानी तो आपके सामने है, ठीक है भाई। ये पिक्चर ज़रा बच्चों से बनवा लें, हाइब्रिड वालों से अच्छे तरीके से। जी हाँ बोलो। हाँ, ये अब उनसे पूछने वाली बात है ना, अगर 500 पे करते तो हम यहाँ 500 डेबिट और यहाँ 500 क्रेडिट कर देते। हमने यहाँ से तो 500 क्रेडिट किया ही किया, उन्होंने कहा हमने एसेट जो है इसको 150 का बनाना है। मे भी उनकी हालत ही ऐसी हो, एसेट से आने वाला फ़ायदा ही इतना नज़र आ रहा हो, ख़राब हो गई हो, कुछ भी हो, अब वो उनका मसला है ना भाई। तो सादा सी बात है, हमें तो 500 की चीज़ पड़ी थी ना, अगर 0 पे भी यहाँ ट्रांसफ़र होती तो हमने तो 500 यहाँ से क्रेडिट करना था, तो ये हमारा लॉस ही था, नुकसान हमारा हो गया। 500 की किटें खरीदी थी, एसेट में 150 की फेंकी हैं, तो बाकी 350 फिर कहाँ करें, एक्सपेंस में फेंके। ये भी चला जाएगा एक्सपेंस में भाई, ये भी चला जाएगा डेप्रिसिएशन के थ्रू, आहिस्ता आहिस्ता 350 इकट्ठा ही फेंक दी। तस्वीर खींचने दे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अब ये नहीं करना, अच्छा। और किताब वाला जो है ना, किताब वाला सोल्यूशन वो सही नहीं है, इसलिए आप अपने सोल्यूशन को रिप्लेस कर दीजिएगा, उसके ऊपर लिख के ना चिस्मा कर दीजिएगा।
अच्छा जी, अब एक तो वो 7 आपने एग्जेक्टिव क्लब वाला पास पेपर 7 आज पूरा कर लेना। अब कल मैंने चेक करना है, क्योंकि आप कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप करवाना, वो मैंने है डिस्कस में वो करूंगा, लेकिन आपके सामने खड़ा रह सके अब वो सवाल इतनी उसकी औकात नहीं रही। अब कोशिश करिएगा अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज का वो है 17, मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। बेटा इधर देखें, इधर आज फिर ट्रायल गिवन है, ट्रायल गिवन है और नीचे होए 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 रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, जिसमें से एक हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है, दोनों तरह के पढ़ा दिए हुए हैं, दूसरा रिसर्च फंड है। रिसर्च फंड वो आई पेशेंट फंड की तरह से, ठीक है, लेकिन कुछ पैसे आ भी रहे हैं इसमें, कुछ जा भी रहे होते हैं। और बेटा चुप कर जाओ, कल सवाल नहीं पूछना फिर यहाँ से। अच्छा, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड ये वही वाला है, लेकिन इस सवाल में ना हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड था, कुछ मजीद उसमें पैसे भी हमने CWIP में डाले, CWIP भी मौजूद था, CWIP भी था और हॉस्पिटल बिल्डिंग का फंड भी था। लेकिन इस सवाल में ड्यूरिंग द ईयर हॉस्पिटल बिल्डिंग किधर गया? हाँ, MWH हैज़ कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल। तो इसका मतलब 1 अप्रैल को CWIP से बिल्डिंग में आ जाएगा, 9 महीने बिल्डिंग डेप्रीशिएट होगी, CWIP नहीं रहेगा। और वो जो बिल्डिंग फंड पड़ा था इसमें कुछ और मज़ीद ऐड होकर जो अमाउंट बनी थी वो अमाउंट भी 9 महीने की इनकम में चली जाएगी। तो ये एक अच्छा सवाल है, मोस्ट रिसेंट सवाल आपके सामने जो है नज़र आ रहा है ये। और ये एक मतलब परेशान कुन बात बच्चों को लगी थी, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, आप कीजिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है जी। तो 7 लाजमी करना है, एग्जेक्टिव क्लब वाला बहुत पुराना हो गया है, अब उससे बहुत एडवांस सवाल करवा दिए हैं मैंने। ये दोनों सवाल आपके कल चेक करने हैं। तो 7 और 17, 7 कौन सा है? 7 दिखा दूँ ना, फिर कहते हैं होमवर्क नहीं दिया सर आपने, अगले दिन आप मुकर भी जाते हैं। ये देखें, एग्जेक्टिव क्लब है का भी रिज़ाइन कर गया। अच्छा, इसमें ना क्लियरली नहीं बताया गया कि फ्रॉड है, लेकिन आपने जीरो करके कैश अज्यूम करके एक बार प्रैक्टिस फिर कर लेनी है। जैसे 2 सवाल हमने किए नहीं है, वायलन सीरियस, बिल्कुल वैसा ही है एग्जेक्टिव क्लब, ठीक है, ओके। उसके बाद 17, तो 7 और 17 ये आपके होमवर्क हैं, टेस्ट लाजमी दीजिएगा। टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, मैं बहुत देर तक बनाता रहा, कल रात को भी दे दीजिएगा ज़रूर, ठीक है जी। ज़िंदगी नहीं तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।